हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस? सभी मेरे वॉरियर्स आ जाएं एक बार, फटाफट रेडी हो जाते हैं केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के लिए। और कल का जो लेक्चर आप लोगों को बिंदास समझ में आया है, ये बात मुझे समझ में आ गई क्योंकि इतने लोगों के प्यारे प्यारे मैसेज आए। तो वेलकम माय ऑल एफडीज, डोंट फॉरगेट योर एम। एम क्या है आपका? एम है एफडी। एफडी मतलब फ्यूचर डॉक्टर बनना है। क्लियर? तो नीट जो है आपका अभी एम है, उस पर हम फोकस करते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आ जाइए सभी लोग, कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। कुछ लोग लिख दे रहे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भाई, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो चलिए आज का एजेंडा पढ़ते हैं। आज का एजेंडा क्या है? आज के एजेंडा में हम क्या कवर कर रहे होंगे, कौन सी चीजें हैं जो आज का लेक्चर के बाद आपको कंप्लीटली आपके दिमाग में बिठा दी जाएंगी और आप आगे की यात्रा पर बढ़ चुके होंगे। तो हम आज पढ़ रहे होंगे नए नए कुछ बातें, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, इन सब में बेसिक अंतर क्या होता है इसकी बात करेंगे। फिर सिमिलरली हम मॉलिक्यूलर मास पर भी आएंगे और मेनली हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्पीशीज की वो देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आगे जैसे हम चलेंगे धीरे धीरे। यदि हमें समय मिल पाया तो हम बेचारे मोल को भी छू कर आगे की तरफ निकलेंगे, और समय नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कल इसकी चर्चा हम कर रहे होंगे। क्लियर? तो चलिए भाई आ जाइए सभी एफडी, स्टार्ट करते हैं। कल का जो होमवर्क था, जो नीट के तड़का वाला जो होमवर्क आपको दिया गया था, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये नीट का तड़का है, नीट का तड़का। नीट का तड़का बोले तो नीट का वो क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर से आया हुआ है और आप लोग आज करके आए हैं, तो बताएंगे। पोल क्रिएट कर दीजिए भैया, पोल क्रिएट कर दीजिए और सभी लोग एंगेज हो जाएं और आके बताएं कि हाँ इतना सब, बिल्कुल भाई इतना सब, ठीक है। पोल क्रिएट कर दीजिए, पोल क्रिएट में, और इसमें ऑप्शन दे दीजिए बच्चों को। इस ऑप्शन को सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या आने वाला है। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ जी, करो, सॉल्व करो। सामने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और नीट 2023 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है, जिसमें बोला है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे? नीचे कुछ 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताओ फटाफट बताओ ऑप्शन कौन सा सही आएगा। हाँ जी, हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन है जो सही आएगा? बच्चे कौन सा ऑप्शन फिल ज्यादा कर रहे हैं भाई? हाँ जी, पहली बात होमवर्क करके आना है। सी ऑप्शन ज्यादा भर रहे हैं बच्चे, सी ऑप्शन ज्यादा भर रहे हैं। हाँ भाई जी, चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। बोल रहा है एटम जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। गलत बात है भैया, कल ही पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है। 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, ए गलत है, ए गलत है। बी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है ना। आप सोचेंगे सर आपने तो 9.1 ही बताया था, हम डेसिमल के एक बात पे रुक जाते हैं, लेकिन हाँ ये सही है, टेंटेटिव डेटा है, बिल्कुल सही है। सी, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स में याद करो, प्रोटॉन जो होते थे वो सेम होते थे, इलेक्ट्रॉन में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं था, और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती थी। जैसा पानी का फॉर्मूला H2 वैसा ही हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, बिल्कुल, ये भी जो है एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन गलत लिख दिया है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा, डी गलत ऑप्शन चला जाएगा। ई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, बिल्कुल सही है। डाल्टन को लगता था कि एटम के आगे इनडिविजिबल है, इसके बाद और कोई चीज तोड़ी नहीं जा सकती, आगे बनाया नहीं जा सकता। तो बिल्कुल भाई बी सी ई, इसका मतलब सी ऑप्शन दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर अस। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, बातें बहुत छोटी थी, पर नीट बोलता है कि भैया मैं तुमसे छोटी बातें भी पूछ सकता हूं, क्योंकि कई बार लोग छोटी चीजों की इज्जत ना करके आगे बढ़ जाते हैं और उनमें ही अटकना पड़ सकता है। नीट ने पूछी है, ठीक है। अगला सवाल, AIPMT, ये जो नीट का एग्जाम है ना यार, ये 2014 में ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT के नाम से जाना जाता था। इसमें बोला है कि बताइए BE+2 जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा? कल हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोटोन, आइसोडाइफर्स एंड आइसोस्टर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सवाल है। हाँ जी, ये भी आया हुआ सवाल है, ठीक है भैया। DPP सॉल्व नहीं किया, अब क्या करूं? अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरीके की कहावत आती है कि जो काम जब करना था तब करना था, अब आपने DPP नहीं की,
कोई बात नहीं, अभी भी आपको पता है कि आपने नहीं किया और आप गलती कर चुके हैं, तो आज कर लेना उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको पेंडिंग में मत छोड़ना कि आगे नहीं करे। अब आज जब होमवर्क दिया जाएगा तुझे कल वाली डीपीपी भी करनी है। तो Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किनके साथ? तो Be+2 में इलेक्ट्रॉन कितने पहले ये गिन लो। तो बेरिलियम में वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आए। क्लियर? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और किस किस के अंदर है? H+, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आई बात? 0 इलेक्ट्रॉन, एक था लेकिन एक निकाल लिया गया। Li में 3 होते हैं, तो 3 - 1 2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई Li+ है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। छोटी छोटी बातें पूछी जाती है भाई, छोटी छोटी चीजें। क्लियर? अब ध्यान से सुन, यहां पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, दुनिया भर की बातें लिखी हुई हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो रिलेटिव जैसा नाम से पता चल रहा है कि किसी के रेफरेंस में आपको एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। अब इसके लिए मैं पहले एक और स्लाइड क्रिएट कर देता हूं, फिर अपन इस पे आएंगे रिलेटिव एटॉमिक मास पे। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, समझना, मेरी बातों को समझना। रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है? सबसे पहले इनिशियली लोगों को लगा हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा होता है, तो हाइड्रोजन को लोगों ने 1 मान लिया कि ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का मास 1 है। ध्यान से सुनना, क्या होता है रिलेटिव का मतलब क्या होता है, पहले वो समझना। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि लेट से किसी का वेट 20 किलो है, किसी एक ऑब्जेक्ट का वेट 20 किलो है, ए का वेट 20 किलो है लेट से, ठीक है, इसका वेट 20 किलो है, और बी का वेट 40 किलो है। तो मैं क्या बोलूंगा, बी का वेट ए के रेस्पेक्ट में 2 टाइम है, बी का वेट ए के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स है। समझ में आई बात? डबल है, यही तो बोलूंगा। तो ये जो 2 टाइम्स आप लिख रहे हो ना, ये रिलेटिव होता है, ये होता है रिलेटिव। तो पहले रिलेटिव वाली बात समझ में आई, किसी के रेफरेंस में ए आदमी 40 किलो का है, बी आदमी 80 किलो का है, तो ए को आपने 1 बोल दिया ना, तो बी को आप 2 बोलोगे। पहली बात तो ये, रेफरेंस आप कुछ लेके चलते हैं, उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बाकी चीजों का आप वेट निकालते हैं, इसलिए हम उसको रिलेटिव बोलते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को क्या माना? 1 माना, ठीक है। क्यों हाइड्रोजन को ही क्यों 1 माना? क्योंकि डल्टन जब आए थे तो उन्होंने बोला फंडामेंटल पार्टिकल सबसे छोटा जो होता है वो एटम होता है, और उस टाइम पर सबसे लाइटेस्ट जो एटम था वो हाइड्रोजन ही था। तो लोगों ने क्या बोला कि हाइड्रोजन को 1 मान लो, और हाइड्रोजन को 1 मानकर आप क्या करो, इसको रिलेटिवली मेजर कर लो। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या हुआ, आपने ये तराजू उठाई, समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन जैसे एटम को थोड़ी ना रख देंगे यहाँ। मान लो आपने क्या किया, कार्बन का वेट मेजर करना है, तो कार्बन 1 यहाँ रखो, और यहाँ कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं वो चेक कर लो। सर ये तो ऑब्जर्व किया गया, हाइड्रोजन तो यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये पता चला 12 हाइड्रोजन रख दिए, तब जाकर एक कार्बन का वेट बैलेंस हो रहा है। तो लोगों ने क्या बोल दिया, कार्बन का जो वेट है वो 12 है, रिलेटिव एटॉमिक मास 12 है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन 12 रखते हैं, तब जाकर वो बैलेंस हो पा रहा है। मेरी बात को समझना, अच्छे से समझना इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन की जब चर्चा की गई, या अपन बोल दें कि मान लो हीलियम की चर्चा की गई, ठीक है, हीलियम की मान लो, ऑक्सीजन की मान लो, या जो भी तुम्हें याद आ रहा है वो रख लो। तो जैसे यहां मान लो आपने रखा एक सोडियम का एटम रखा, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि यहां हमें 23 हाइड्रोजन के एटम्स रखने पड़ रहे हैं, तब जाके वो बैलेंस हो पा रहा है। समझ में आई बात? तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी एक को 1 दे दो। अब हाइड्रोजन को आपने 1 दे दिया तो सोडियम की वैल्यू अपने आप क्या हो गई, 23 हो गई। हाइड्रोजन को आपने 1 दे दिया तो कार्बन की वैल्यू अपने आप क्या हो गई, 12 हो गई। तो पहली बात तो रिलेटिव की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एटम्स इतने छोटू चीज है कि तुझे आंख से भी नहीं दिखाई दे रहे, है ना, आंख से भी दिखाई नहीं दे रहे। अब दिखाई नहीं दे रहे तो उसको तोलेगा कैसे? ना हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस है कि हम इतनी हल्की चीज को वहां रख दें और वो डिवाइस हमें वजन बता दे, है ना। इनफैक्ट तू एक काम करना, तू वेइंग मशीन में थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी रुई भी तोड़ कर डाल देगा ना, हो सकता है वेइंग मशीन रिएक्ट ही ना करे, तो रुई तो फिर भी दिख तो रही है, एटम तो बहुत छोटू सी चीज है। तो इसलिए अब वेट कैसे निकालें? तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने बोला यार किसी एक को मान लो कि हाइड्रोजन मान लिया जैसे आपने, क्लियर। अब कार्बन जो है वो कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के बराबर है, कितने हाइड्रोजन्स जो हैं उनका वेट जो है वो कार्बन के बराबर हो रहा होगा, ये कैसे पता चला? कुछ लॉज आए थे पहले। कौन कौन से लॉ आए थे? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, पढ़े होंगे आपने, अभी काम के नहीं है, पर उन नियमों के मदद से यह पता कर लिया गया कि एक कार्बन 12 हाइड्रोजन के बराबर आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ये बातें समझ में आ रही है? जिनको समझ में आती जाए वो बराबर दिल भेजते जाएं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब था कि हमने क्या किया
किसी एक स्केल लिया और उस स्केल को रेफरेंस मान लिया कि हाइड्रोजन एटम है, इसको हम रेफरेंस मानेंगे, ये सबसे हल्का होता है, इसको 1 बोल देते हैं आज से। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन को नापेंगे तो वो 16 गुना आएगा, तो हम बोल देंगे ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स है। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रही हैं चीजें? बहुत बढ़िया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट, हाँ मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम पता करते जाते हैं मास। अब यानी एक एटम का मास दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में निकाला, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया? ध्यान से सुनना। हाँ, ये वाली स्लाइड भी बाद में लिखना नोट्स में, मैं अभी बता रहा हूं आगे। तो पहले क्या किया गया? पहले बोला कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? ये रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ सब्सटेंस। याद करो, तराजू के एक पलड़े पर, तराजू के वेइंग मशीन के एक साइड पर तुमने एक एटम रखा था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। डिवाइड किससे कर दिया था आपने? डिवाइड कर दिया था मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम। यही समझ में आया ना? एक हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में लिया कि एक हाइड्रोजन के एटम से कितना भारी है। पॉइंट समझ में आया? एक हाइड्रोजन के एटम से यदि वो 10 भारी है तो 10 बार हाइड्रोजन रखनी पड़ रही होंगी। पॉइंट समझ में आई बात? पॉइंट समझ में आया? तो ये कहलाया रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। क्यों हाइड्रोजन को? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है बस, तो एक प्रोटॉन के हिसाब से हमने मान लिया कि उसकी वैल्यू 1 है बस। क्लियर? क्लियर भाई? ठीक है। हाँ, अब बात आई हाइड्रोजन जो है उसके साथ एक बड़ी दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? हमने उसको 1 तो मान लिया, हम तो खुश थे कि हाइड्रोजन 1 होता है, बट प्रॉब्लम क्या थी? हाइड्रोजन 1 नहीं होता। अभी कल ही ताजा पढ़ के आए हैं, हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ गए। हाइड्रोजन के क्या आ गए बेटा? आइसोटोप्स आ गए। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आए। आइसोटोप्स कौन कौन से आए? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आए सर 1H1, 1H2, 1H3, ये सब आ गए, आइसोटोप्स आ गए। तो हाइड्रोजन भी पहली बात तो 1 होता नहीं, चलो ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोजन के साथ एक और प्रॉब्लम थी, हाइड्रोजन हर किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। हाइड्रोजन हर किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता। भाई रिएक्शन करा के देखेंगे तभी तो पता चलेगा। लॉज से पता जो चल रहा था, रिएक्शंस के थ्रू पता चल रहा था। तो हर किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, कंबाइन नहीं होता। समझ में आ गई बात? कंबाइन नहीं होता। तो जिनके साथ हो गया उनका तो पता कर लिया, जिनके साथ नहीं हो रहा अब क्या करें? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन को बोला कि भैया आप साइड में हो जाओ। अब लोग बड़े दुखी हो गए कि अच्छा हाइड्रोजन को तो अब क्या लेंगे? अब लोगों ने लिया ऑक्सीजन लिया। तो ऑक्सीजन का खुद का नहीं पता, वो कैसे? नहीं, ऑक्सीजन हमने हाइड्रोजन से पता कर लिया था, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ता ही है ना, H2O बना लेता है। तो हमें ये तो पता चल चुका था कि ऑक्सीजन का खुद का 16 होता है, पर ऑक्सीजन का निकाल लिया तुमने हाइड्रोजन से। अब लेकिन मान लो किसी को किसी भी रैंडम एटम का निकालना है, हीलियम का निकालना है। हीलियम तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन ही नहीं हो रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? या इस तरीके से सोचना है, मतलब वो जिनके साथ कंबाइन नहीं होता उनका मास ही नहीं निकाल सकते। तो हाइड्रोजन को हटाया, ऑक्सीजन पे आए। ये बात समझ में आई? तो हाइड्रोजन को हटाया गया। क्यों हटाया गया हाइड्रोजन को? इसलिए हटाया क्योंकि वो हर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता है। हर किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता है। क्लियर? तो कंबाइन नहीं होता है तो हाइड्रोजन हट गया। अब कौन आया? अब आया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आया तो इसको क्या बोल दिया? मास ऑफ। अब क्या कर दिया? ऊपर आपने क्या किया? न्यूमरेटर में ले लिया मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए सब्सटेंस, 1 एटम ऑफ ए सब्सटेंस। नीचे क्या ले लिया आपने? आपने लिया नीचे मास ऑफ, अब ध्यान देना, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। लेकिन इसको क्या कर दिया हमने? इसको कर दिया 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1/16 क्यों किया होगा? सोचो 1/16 क्यों किया होगा? क्योंकि याद कर, नीचे को क्या बनाना था? नीचे को बनाना था 1। नीचे को क्या बनाना था? 1 बनाना था। और नीचे को 1 कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन का खुद का 16 होता है, तो नीचे 16 रख देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई 1 के तुलना में कोई चीज 10 गुना है तो उसका मास 10 है, 1 के तुलना में कोई चीज 5 गुना है तो उसका मास 5 है, ये बोलेंगे। लेकिन नीचे 16 रख दिया तो अजीब सा नंबर हो जाएगा। इसलिए 16 को 1 बनाने के लिए नीचे हमने क्या किया? 1/16 किया। यहां तक बातें जिनको समझ में आ गई, एक थम्सअप फटाफट यहां से लिखते जाएं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा। पॉइंट आपको एक एक समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले एटॉमिक मास डिफाइन करने के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करने के लिए हाइड्रोजन को चुना। क्यों? क्योंकि सबसे हल्का हुआ करता था। फिर उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि हर किसी के साथ जुड़ नहीं पाता है। क्लियर? ऑक्सीजन ज्यादा लोगों के साथ जुड़ पाता है, ऑक्सीजन ज्यादा एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर पाता है, ज्यादा के साथ कंबाइन होता है, तो ऑक्सीजन को बेटर माना।
पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? अब जब ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, अब ऑक्सीजन के साथ एक प्रॉब्लम आई। क्या आई? आपको लग रहा था कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो आपने 16 से डिवाइड कर लिया, बट ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स पाए गए। ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं तो उससे क्या हुआ? ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं तो O16 भी था, O17 भी था, O18 भी था। तो अब इसका मास 16 नहीं था एक्चुअल में, इसका मास 16 पॉइंट कुछ आएगा, एवरेज में आएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुन ले, वापस सुन लो, सभी लोग इधर आ जाओ लौट के, सभी लोग इधर आ जाओ वापस जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है? इधर आ जाइए बेटा। सिंपल सी कहानी है, नीचे हमने सबसे पहले हाइड्रोजन लिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को हमने 1 बोला। 1 क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन 1H1 होता है, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। तो मास तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से डिसाइड होता था ना, तो एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसके हिसाब से हमने हाइड्रोजन को 1 ले लिया। लेकिन हाइड्रोजन हर किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है। ऑक्सीजन के साथ होता है H2O बना लेता है, समझ में आ गई बात? कार्बन के साथ होता है CH4 बना लेता है, लेकिन हर किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। तो साफ कर दिया, हटा दिया। इसके बाद किसको लिया? ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन को लेंगे तो अकेला ऑक्सीजन नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे क्या बनाना है? एक। क्यों? क्योंकि ऊपर भी पहले वाले फॉर्मूले में भी तो नीचे एक ही आ रहा था। अब अकेला मास ऑक्सीजन का लिख दूंगा मैं तो 16 आएगा, तो 16 × 1/16 नीचे 1 बन गया ना। समझ में आया? समझ में आई बात? ये पॉइंट समझ में आया बेटा? तो पहले आया हाइड्रोजन, फिर आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों लिया हमने? हमें लग रहा था 16 है, 16 कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 16 था ही नहीं, वो 16 भी था, 18 भी था, तो एवरेज जो मास आएगा वो कुछ अलग ही आएगा। तो ऑक्सीजन को भी डिस्कार्ड कर दिया, ऑक्सीजन भी किनारे कर दिया गया। अब बचा कौन? अब बचा कौन? हाँ भाई, अब कौन बचा? एक एग्जाम्पल लेकर बताना। तो एग्जाम्पल लेकर ही बता रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल लेकर ही समझा रहा हूं। मैंने ये चीज ऐसे ही समझाई है, देख यहां पर, कि पहले हाइड्रोजन से पता कर रहे थे, फिर हाइड्रोजन के साथ दिक्कत ये हो गई कि हाइड्रोजन हर किसी के साथ जुड़ता नहीं है, तो यहां हटाए ऑक्सीजन रखना चालू किए। लेकिन ऑक्सीजन का तो एक का मास ही 16 होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन कितना रखा हमने? 1/16 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन रखा। क्लियर? लेकिन इस उम्मीद में कि ऑक्सीजन 16 होता होगा, लेकिन ऑक्सीजन 16 नहीं और भी होता है। क्लियर? तो लास्ट में क्या ले लिया गया? लास्ट में लिया गया कार्बन। और अब ये होशियार हो गए, अब ये बड़े होशियार लोग हो गए, चालू लोग हो गए। अच्छा, कार्बन के साथ बड़ी खूबी क्या थी? कार्बन एक तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है ना। प्राइमरीली ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी कार्बन बहुत सारा है, तो दुनिया में कार्बन से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पहला पॉइंट 1 कि कार्बन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लगभग सभी के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन कर लेता है। दूसरी बात, कार्बन का जब सैंपल लेते हैं, कार्बन का जब आप सैंपल लेते हो ना, तो उसके अंदर C12 ही होता है, मेनली C12 ही होता है, C14 नेग्लिजिबल होता है। तो उसका जो मास होता है ना, वो लगभग 12 ही रहता है। तो इन्होंने बोला कि RAM यदि तुम्हें बनाना है, तो RAM बनाने के लिए ऊपर क्या करो? एक एटम का मास, यानी तराजू के अंदर इधर एक एटम रख दिया और उधर कार्बन रख दिए। मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ। अब ध्यान से देना, यहां कार्बन नहीं लिखा, बहुत कलाकार लोग हैं, इन्होंने बोला C12 एटम। इन्होंने बोला मैंने C12 लिख दिया ना, अब तुम गाना गाओगे कि आइसोटोप भी होता है, बोलता नहीं, मैं तो C12 की बात कर रहा हूं। C12 वाले एटम से ही तुलना करो, 14 को हटाओ। समझ में आई बात? इसको बोल दिया इन्होंने RAM। अभी प्राइमरीली RAM का फॉर्मूला कार्बन वाले स्केल पे ही माना जाता है। RAM का जो फॉर्मूला होता है कार्बन पे ही माना जाता है। तो पहला रीजन तो क्या था? कार्बन के सैंपल में मेनली C12 मिलता है। दूसरा, कार्बन की अबंडेंस भी अच्छी खासी है, कार्बन मतलब ठीक ठाक रिएक्टिविटी है इसकी, ठीक है। कंबाइंस विद एलिमेंट इजीली, कंबाइंस विद मैनी एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना लेता है कुछ ना कुछ। तो किसी भी एलिमेंट की आपको तुलना करनी है, कर लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है बात? तो RAM की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला पॉइंट, क्योंकि अकेले एटम को तोल पाना मुश्किल है। तो हमने क्या किया? किसी एक को रैंडमली मान लिया और फिर उन दोनों की तुलना करते गए कि इस एक एटम का वजन निकालने के लिए इधर कितने एटम्स चाहिए होंगे। सिंपल सी बात है, दिस इज RAM। हेलो, ये समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है सभी को ये वाली बात? जिनको समझ में आ रही है एक बार लाल लाल दिल भर दीजिए, है ना। मैं इसी में आगे चल के एक और पॉइंट पढ़ाऊंगा, लेकिन तभी पढ़ाऊंगा जब यहां तक की बातें समझ में आ गई कि पहले हाइड्रोजन लिया, डिस्कार्ड किया, कारण था सबके साथ कंबाइन नहीं होता। फिर ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन में भी ध्यान रखना, नीचे केवल ऑक्सीजन नहीं लिया, 1/16
इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आया, क्योंकि 1 बनाना था नीचे, यहां भी 1 बनाना था, इसलिए नीचे क्या लिखा 1/12। समझ में आया क्या? समझ में आ गया बेटा? अच्छे से समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, यस यस, बहुत बढ़िया। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, जिसको लग रहा है वो वापस रिकॉर्डिंग के टाइम पे सुन लेना। RAM की 3 बातें हो गई, पहले हाइड्रोजन, फिर हटाया ऑक्सीजन, फिर लिया कार्बन, और अब सबसे नया जो फॉर्मूला है वो RAM का यही होता है, कार्बन का ही होता है। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, इसी से जस्ट पहले एक स्लाइड अपन ने बात करी थी हाइड्रोजन की, फिर करी थी ऑक्सीजन की। याद करना, जब एक एटम का मास निकालते हैं, तो तुझे पता होना चाहिए किसका मास निकालते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन को भी करते हैं। फटाफट लिख दे चैट के अंदर, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेके चल रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन को भी करते हैं? कल ही बताया है, ताजा बताया है मैंने। हाँ जी, ये जो लोग लिख रहे हैं कुछ समझ नहीं आया, ये बहुत गलत है। आपको ये बताना पड़ेगा, यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा लाले की कौन सी बात समझ में नहीं आई, है ना? कौन सी बात समझ में नहीं आई, वो पॉइंट को स्पेसिफाई कर। कई पापी लोग ऐसा लिख देते हैं, सर केमिस्ट्री समझ नहीं आती, सर फिजिक्स समझ नहीं आती, सर मैथ इसका मतलब उसको यही समझ नहीं आ रहा है कि समझ क्या नहीं आया। टॉपिक की बात करना भाई, कौन से टॉपिक पे दिक्कत आ रही है? देख सबको तो समझ आ रहा है, ये धनाधन आंसर पे आंसर आ रहे हैं, दे धनाधन चैट चल रही है। एटॉमिक मास के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन चाहिए होता है। क्लियर बेटा? ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन चाहिए होता है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, मास ऑफ वन एटम, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसको क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दैट एटम है? एक एटम के अंदर कितने मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, वो है ये, डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ, कार्बन के अंदर कितने होते हैं? 12 होते हैं, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने क्या किया, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मैंने क्या लिख दिया, न्यूक्लियॉन्स लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया इसको, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन दैट एटम। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है कि न्यूक्लियॉन्स हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं? ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। रिलेटिव एटॉमिक मास की अभी जो डेफिनेशन है उस पर मैंने लिखवा ही नहीं है, तो अभी रुक जा, अभी जो समझा रहा हूं वो पूछ रहा हूं मैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ही समझा रहा हूं। मेरे को पता है तू किस चीज के लिए कह रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, उस पर आऊंगा मैं अभी बस ये बात समझ कि क्या तुझे ये समझ में आया कि सबसे पहले क्या लेना होता है, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन को हटाकर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, उसका 1/16, फिर वो भी हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अकेला 16 नहीं होता, 18 भी आता है उसके अंदर, तो कौन ले लिया, कार्बन ले लिया। अब 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन जब मैं लिखूंगा तो क्या मैं लिख दूं मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो याद होगा, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो कार्बन का मास जब निकालेंगे तो 12 न्यूक्लियॉन हो गए ना। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात सभी को समझ में आ रही है भाई? ये बात समझ में आ रही है? तो यहां नीचे आए 12 न्यूक्लियॉन, तो यहां से 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर देख क्या बच गया, ऊपर बच गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एटम, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एटम, इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो बताइए क्या बचा ओवरऑल, बताइए क्या बचा अपने पास? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एक एक बात समझ में आ रही है बेटा, है ना? कि मास निकालना था तो यानी ऊपर न्यूक्लियॉन्स का मास, तो आप टोटल मास को डिवाइड कर दें एक के मास से, तो क्या बचेगा आपके पास, न्यूक्लियॉन्स की संख्या बचेगी, न्यूक्लियॉन्स की संख्या बचेगी। ऐसे मान लो 400 ग्राम अपने पास बॉल पड़ी हुई है, 400 ग्राम, और एक बॉल का मास 20 है, एक बॉल का मास 20 ग्राम है, तो 400 ग्राम बटा 20 ग्राम करेगा, तो जो 20 बचा वो क्या है, बॉल की संख्या आई ना। इसका मतलब ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल, नीचे एक चाहिए था अपने को, इसलिए 1/12 किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। हाउ डू वी नो एटम्स, लिथियम का जो नंबर है 3 होता है। अरे भैया कल जान लिया ये वाली बात, ये वाली चीज प्रैक्टिकली पहले प्रूव हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट कर करके पता कर लिया गया कि लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, ये पता चल गया। ये पता चल गया तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से डिसाइड होता है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया स्वाहा।
यानी एक बात समझ में आई कि एक तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक रेशियो होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास एक रेशियो होता है, ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है ये? किस चीज का रेशियो होता है ये? ऊपर भी मास होता है, मास ऑफ एटम होता है, और नीचे क्या होता है? नीचे होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम होता है। ठीक है, ये भी तो एक रेशियो हो गया। ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये होता है यूनिटलेस, ये होता है यूनिटलेस। और अभी प्रूव हो भी गया, RAM क्या होता है? RAM तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। यानी कल को तेरे को किसी का भी RAM निकालना है तो तू उसके न्यूक्लियॉन्स गिन ले, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिन ले, कितने आ रहे हैं। यानी कि यही तो एटॉमिक मास नंबर था बेटा, अरे यही तो था एटॉमिक मास नंबर। RAM कुछ नहीं है, एटॉमिक मास नंबर होता है। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई? यहां से कॉन्सेप्ट आया आपके एटॉमिक मास नंबर का। क्लियर? क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बातें तेरे को यदि समझ में आ गई हैं, ये बातें तेरे को यदि समझ में आ गई हैं तो ढंग से सुनना, ये पॉइंट अब लिखने हैं। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? तो पहली बात तो नई डेफिनेशन लिखनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली तो खत्म ही हो गई थी। तो ये एक रेशियो है किसका? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सब्सटेंस एंड 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बोल रहा कार्बन भी नहीं लिख रहे, C12 लिख रहे हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। एटम्स के लिए हम ये कैसे करते हैं? मास ऑफ 1 एटम विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड चीज लेके चलती है। और डेल्टन ने ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन लिया, उसके बाद ये ऑक्सीजन हो गया, और फिर बाद में अब जो किया जाता है वो होता है C12। 1961 से हम कार्बन 12 को ही यूज कर रहे हैं। C12 1961 के बाद कार्बन को ही डिसाइड कर दिया। मोल आगे अपन पढ़ेंगे, मोल की डेफिनेशन में भी कार्बन 12 ही आता है। तो C12 जो है वो फाइनली डिसाइड हो गया RAM के लिए। बिल्कुल भाई, बहुत सही। ठीक है, हमें ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है? FD बनना है ना भाई, तो पढ़ना पड़ेगा। फ्यूचर डॉक्टर बनना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्लास में आए हैं केमिस्ट्री की और एक्सपेक्ट करें कि गाना गाया जाएगा, डांस चलेगा, मजे आएंगे, तो वो तो होना नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए ज्ञान चाहिए, विजडम चाहिए। मेडिकल की दवाइयाँ, मेडिसिन के बारे में जानना है तो केमिकल तो पता होने चाहिए, रिएक्ट कैसे करते हैं भैया। स्टेथोस्कोप तो चाहिए, लेकिन पढ़ना वढ़ना नहीं है। ऐसे ही ला के दे दो कोई और हमें बना दो हम डॉक्टर हैं ना भैया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। बताया था ना, इंसान से भगवान बनने वाली बात है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी है, एटॉमिक मास नंबर है। कुल मिलाकर ये कहानी तुझे समझ में आनी चाहिए। क्लियर? अब कल को मैं तेरे से बोल दूं कि बता रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या होगा, तो तू क्या बोलेगा? सर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम मतलब हीलियम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? 4 होते हैं, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 4 है और कोई यूनिट नहीं है उसकी, कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब केवल इतना सा है, हीलियम का एक एटम, ध्यान से सुनेगा, हीलियम का एक एटम कार्बन के 12वें हिस्से से 4 गुना ज्यादा है। क्या 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 भाई? ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, मान ले ये कार्बन का एटम था तेरा, तो कार्बन का एटम था तो इसके 12 हिस्से कर लो। ये 4 हिस्से हो गए, ये कितने हो गए? 6 हिस्से हो गए, ये 8 हिस्से हो गए, ये 10 हिस्से हो गए, और 12 कर देते हैं, ये 12 हिस्से हो गए। ठीक है, 12 ही है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका पिज्ज़ा बन गया भाई। इस पिज्ज़ा में से आपने एक स्लाइस हटाया, बहुत छोटा सा, ये वाला स्लाइस हटा दिया लेट से। ठीक है, ये वाला स्लाइस आपने निकाल लिया, तो वो बोल रहा है ये पूरा एटम नहीं, पूरा कार्बन के एटम से तुलना नहीं करनी, ये 1/12 वाले हिस्से से आपको तुलना करनी है। ये वाला जो 1/12 है, कोई सा भी एक हटा लो जो आपकी इच्छा है। ये आपने हटा लिया, ठीक है, ये हटा लिया। अब ये हटा लिया तो हीलियम का RAM 4, इसका क्या मतलब है? इस हिस्से से 4 गुना भारी है हीलियम का एटम। सिंपल सी बात ये है, ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये कुछ स्पैमर हैं, पता नहीं लिखे जा रहे हैं नथिंग वर्क, इनको हटाना पड़ेगा आने वाले टाइम के साथ, है ना। अभी तो आज 1-2 दिन की बात है, इनको माफ़ कर देते हैं। बाकी ये ज़्यादा करें ना भाई तो इनकी ID हटा देना यहाँ से, है ना। इनको कोई चैट अभी तो अपन ने इसलिए खोली हुई है कि कोई डाउट वाउट लिख ले, पूछ ले, लेकिन इस तरीके से लिखे जाएंगे तो इनको हटा सकते हैं, बाकी बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो ऐसे ही मान लो RAM लिखा आपने, RAM लिखा किसका? RAM लिख दिया नाइट्रोजन का। तो तुझे पता होना चाहिए कि RAM मतलब नाइट्रोजन, RAM मतलब दूसरा नाम न्यूक्लियॉन्स। कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 14 होता है सर, 14 होता है। अच्छा, फॉस्फोरस का क्या होता है?
अरे सर आपने कल एक टेबल बताई थी उसमें सब लिखवाया था, कितना होता है? 31 होता है। समझ में आ गई बात? तो ये RAM है, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दिक्कत क्या आई पता है? कोई किसी से पूछ ले इसका मास क्या है और कोई बोल के चल जाए 20 है। अरे 20 क्या है यार? 20 किलो है, 20 ग्राम है, 20 मिलीग्राम है, कितना है ये तो बोल, यूनिट तो बता। अब आपसे पूछा हीलियम का मास क्या है, आपने बोल दिया 4 है। 4 है तो कोई सोचेगा 4 ग्राम है, कोई सोचेगा 4 मिलीग्राम है, कोई सोचेगा 4 किलोग्राम। कोई यूनिट तो होनी चाहिए ना इसकी। तो ये RAM के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये एक यूनिट लेस नंबर है, तो हमें यहां पर एक यूनिट चाहिए। हमें यहां पर क्या चाहिए? एक यूनिट चाहिए, यूनिट मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिर मास कैसे लिखेंगे? फिर 4 इंटू वो यूनिट और लिख देंगे आगे। आपको पता है सभी को कि उस यूनिट का नाम होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, राइट? एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं इसको जब लिखूंगा 4 AMU, अब पता चला कि AMU की जो वैल्यू है ना सर, वो AMU की वैल्यू ऐसी आ रही है कि मान लो AMU की वैल्यू 2 है, मान लो हाइपोथेटिकल वर्ड में मान लेते हैं 2 है। तो जैसे ही मैं AMU लिख रहा हूं तो 4 इंटू 2 8 हो गया, तो गड़बड़ हो गई। तो हमें यूनिट भी बहुत सोच संभल के रखनी है। कैसी यूनिट रखनी है? ऐसी यूनिट रखनी है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास। ये मास डिस्टर्ब नहीं हो, ये जो मास लिखा हुआ है ना इसका डेटा डिस्टर्ब नहीं हो। अब मैं चाहता हूं इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वाली बात बची रहे, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। अच्छा तो यूनिट कैसे लिखेंगे? सर यूनिट लिखने के लिए मुझे ये RAM लिखना होगा और RAM के बाद में AMU लिखूंगा, यही एटॉमिक मास होगा। समझ में आई बात? तो अब सुन, इस यूनिट में क्या नई बात है? इस यूनिट में क्या नई बात है? जब मैं लिखूंगा एटॉमिक मास, अब अंतर समझ जाना चीजों का, मेरे हिसाब से अब तुझे अंतर समझ में आना चाहिए। जब मैं लिख रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो यानी मैंने रेशियो लिखा है तो वो नंबर आया, लेकिन एटॉमिक मास ऑफ हीलियम लिख दिया तो मुझे 4 और साथ में एक यूनिट भी लिखनी है, यूनिट भी लिखनी पड़ेगी कि मास क्या है। अंतर समझा? रिलेटिव शब्द के साथ यूनिट नहीं आएगा, रिलेटिव हट गया तो यूनिट आएगा। अब ये यूनिट कैसी होनी चाहिए? ये यूनिट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि न्यूमरेटर में जो चीज लिखी हुई है वो अफेक्ट ना हो, मास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना इस बात को। हमने लिखा एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है सर RAM इंटू AMU, यही होता है ना, RAM इंटू AMU। डेफिनेशन पे अभी कोई नहीं जाएगा, कि ये कहां से आ गए, अभी समझा रहा हूं मैं। यही लिखते हैं अपन। RAM को क्या लिखते थे अपन? RAM को लिखते थे मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखते थे? 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अब वो बोल रहा है कि आप यूनिट ऐसी लेके चलो कि ये यूनिट इसके साथ कैंसल आउट हो जाए तो हमारा मास बचा रह जाएगा, रिलेटिव की कहानी खत्म हो जाएगी। यूनिट ऐसी लेके चलो कि वो इसके साथ नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ कैंसल आउट हो जाए, तो जो बचा रहेगा वही तो मास है, और मास ही तो पता करना था हमें। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? अब जो लोग मुझे बताएंगे हाँ ये समझ में आ गई, तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं मैं वापस एक बार और बोलूंगा। तो बताइए कितने लोगों को चमक गया? यहां पर कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई कि AMU की वैल्यू ये वाली क्यों ली गई है? ऊपर लिखा है ना AMU क्या होता है? 1/12 मास ऑफ वन एटम होता है। ऐसा क्यों होता है? फटाफट कमेंट में बताएंगे कि AMU जो है वो 1/12 मास ऑफ C12 एटम लिया गया है, ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, आ जाइए। चमका तो हार्ट, नहीं चमका तो लिख दो, समझ जाएंगे। ठीक है भाई, चमक गया, स्वाहा, बहुत बढ़िया, यस। जिनको नहीं चमका वो वाले लोग आ जाएं। एक बार एक लाइन और बोल देता हूँ बेटा, सिंपल सी बात है। मैं बोल रहा हूँ कि मान ले ऊपर 20 लिखा है, नीचे x लिखा हुआ है ना, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किसी नंबर से गुणा करूँ, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि ये 20 वाली वैल्यू बची रह जाए और सब खत्म हो जाए, क्योंकि यही तो मास है, तो नंबर की वैल्यू x के बराबर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है यार। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ बोला गया है। यहाँ ये बोला गया है कि जब तुम एटॉमिक मास लिखते हो ना, तो एटॉमिक मास लिखते हो तो RAM इंटू AMU होता है, और AMU जो है वो एक यूनिट है। अब मान लो AMU की वैल्यू कल को मैं बोल देता नहीं AMU की वैल्यू 2 होगी, तो पता है क्या गड़बड़ होती? यहाँ जो भी मास होता वो 2 गुना होके चला जाता। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैंने बोला नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हम सीधा बोलेंगे कि ये डिनोमिनेटर के बराबर कर दो, चमक गया बेटा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं यार, समझ में आनी चाहिए। ये पहले के कॉन्सेप्ट हैं, पुराने कॉन्सेप्ट हैं, आपके 9th-10th में भी ये वर्ड यूज हुए हैं। मैं तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करके चला जा रहा हूँ। ये कंसिडर करते हो कि नहीं मेरे नन्हे मुन्ने जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये अच्छे अच्छे बच्चे हैं,
इनका एक एक चीज क्लियर हो जाए। क्लियर? पर तुझे ये भी नहीं आएगा तो आगे तो चीजें और बढ़ेंगी। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। यदि अब चमक गया हो तो एक बार ग्रीन हार्ट्स फटाफट भेजना चालू कर दो। ठीक है, फटाफट भेज दो। बहुत बेसिक बातें हैं। हाँ ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है भाई, ठीक है। कुल मिलाकर डिनोमिनेटर को खत्म करना था, हमें न्यूमरेटर लाना था। डिनोमिनेटर ही तो रिलेटिव चीज क्रिएट कर रहा था, तो हमें रिलेटिविटी हटानी थी यहां से। बहुत बढ़िया, ताकि ये दोनों कैंसल आउट हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब मैं ये रहा था यहां से हटा रहा हूं। तो एएमयू को क्या लिख दिया गया? एएमयू को लिख दिया गया, एएमयू को लिख दिया गया कि 1 एएमयू जो होता है ना, 1 एएमयू जो होता है वो क्या होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप होता है। यही तो बात चल रही थी। क्यों होता है ये मैं समझा चुका हूं कि वो कैंसल आउट हो जाना चाहिए, ये होता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग लिख दे रहे हैं ग्रीन हार्ट बन नहीं रहा है तो लिख दे रहे हैं। बेटा मुझे ये भी यस भी लिख देगा, समझ में आ गया लिख देगा, चलेगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ये होता है। अब वापस इसको लिखते हैं। तो 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप का क्या मतलब है? अब अगेन मास क्या होता था? मास क्या होता था? इसके अंदर 12 न्यूक्लियन होते थे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मास ऑफ 12 न्यूक्लियंस, मास ऑफ 12 न्यूक्लियन। तो तुझे इंटरेस्टिंगली एक बात पता चलेगी कि ये 1/12 से ये 12 कट गया तो क्या बचा? ये मास ऑफ 1 न्यूक्लियन बचा। बहुत बढ़िया। और मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, 1 न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? याद कर, मैंने बताया था 1 न्यूक्लियन जब भी तेरे सामने आएगा, एक एक चीज जो मैंने बोली हुई है ना, पक्का अगले लेक्चर से कनेक्टेड होती है। तो 1 न्यूक्लियन जो होगा वो या तो 1 प्रोटॉन होगा या 1 न्यूट्रॉन होगा। तो बताओ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास ही तो 1 एएमयू होता है। हाँ, तो 1 एएमयू की वैल्यू क्या हो गई? अब तुझे याद होगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर थे। और कितने थे सर? ये थे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आई होप ये सभी को याद है। ये 1 एएमयू होता है, ये तुझे पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। क्लियर बेटा? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो 1 एएमयू मतलब आ गया आपके पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दो चीजें पढ़ी अपन ने, दो चीजें पढ़ी। कौन कौन सी? एक, पानी पी लेते हैं। दूसरी, एक बार पानी पी लेते हैं फिर बताएंगे। ठीक है, तो पहली जो बात पढ़ी थी वो थी रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ, पहली थी रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किसी के रिलेटिव में हम मास निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि किसी एक एटम का मास निकालना बहुत भारी काम था, तो प्रैक्टिकली निकाल नहीं सकते थे। तो हाइड्रोजन पकड़ा, हटाया, ऑक्सीजन पकड़ा 1/16 हटाया, कार्बन पे आए 1/12। प्रॉब्लम यह है उसकी कोई यूनिट ही नहीं है, इज्जत ही नहीं रही मास की। मास को बोल रहे हैं इसका मास 4 है, 4 है तो 4 में क्या है ना, ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें? तो उसके लिए फिर यूनिट आई। यूनिट ऐसी कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो कैंसिल हो जाए, न्यूमरेटर वाला मास बचा रह जाए, क्योंकि न्यूमरेटर ही तो मास है उस एटम का। ठीक है, तो 1 एएमयू की वैल्यू फिक्स हो गई। और इंटरेस्टिंगली 1 एएमयू की वैल्यू एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास आया। आता भी सही। क्यों आता? क्योंकि यार मास किससे कैलकुलेट कर रहे हो? न्यूक्लियन से। आप बोल रहे हो एक एटम के अंदर 10 न्यूक्लियन है, तो मास क्या होगा? 10 न्यूक्लियन के बराबर होगा। और एक न्यूक्लियन का मास क्या है? 1 एएमयू। तो 10 का क्या होगा? 10 एएमयू। तो आएगा ही ना, एक न्यूक्लियन का मास ही 1 एएमयू होता है। समझ में आ गई बात? चलो, ये 1 एएमयू होता है। अब आता है एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास क्या होता है ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका। एटॉमिक मास में से अब रिलेटिव शब्द हट गया है। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास आप पहले लिख रहे थे वो अभी भी लिखना है, बस साथ में अब एएमयू और गुणा कर देना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये एक एटम का मास होता है, ये एक एटम का मास होता है, एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, और इसको एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं। तो फॉर्मूला ये बन जाता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? ये नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन द एटम। एक एटम के अंदर कितने न्यूक्लियंस प्रेजेंट है, इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करो, फटाफट बताओ। फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास। ब्रैकेट में लिख के आंसर दे दो क्या क्या आएंगे दोनों ऑप्शन। बिल्कुल भाई, करो।
प्यारी प्यारी बातें लिखते रहते हैं चैट में, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे यार रिंग विंग देख लेते हैं, पता नहीं रिंग देख के क्या गैस कर लेते हैं। हाँ भैया शादी हो गई है ना, बीवी बच्चे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है। आंसर आ गया है, आ गया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर लिख दिया है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और, ये जो एएमयू होता है ना यार, इस एएमयू को मैं एक चीज और बताना भूल गया था तुम्हें, इसमें पीछे लिख देते हैं। एएमयू जो होता है ना, इसको यू भी लिखते हैं समटाइम्स, ओनली यू से भी एक्सप्रेस करते हैं। यू मतलब यूनिफाइड मास। तो कोई लिख दे 1 एएमयू या कोई लिख दे 1 यू, बात एक ही होती है, 1 यू भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब न्यूक्लियॉन्स कितने ऑक्सीजन के अंदर, 16 होते हैं। तो आरएएम तो क्या आ गया इसका, आरएएम कितना आ गया ऑक्सीजन का, आरएएम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आ गया 16। और एटॉमिक मास क्या आ गया, अंतर समझ में आ गई बात। जब एटॉमिक मास लिख रहे होगे तो एटॉमिक मास के साथ आपको यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, समझ में आ गई बात। इनफैक्ट इससे आगे एक चीज और पूछ सकता है, वो आपसे बोल लेता एक्चुअल मास कितना है, एक्चुअल मास कितना है। तो 16 एएमयू की भी वैल्यू रख देंगे, हम बोल देंगे ये एटम इतना हल्का है। अब तुम अंदाजा लगा लो कितना हल्का है, ये तोल पाएगी कोई मशीन, नहीं, बहुत हल्का है। एक एटम का मास इतना 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 छोटू सा है। तो ये अजीब सा जो नंबर है इसको हमने एएमयू बोला है, रिलेटिव एटॉमिक मास, एक्चुअल मास। क्लियर क्लियर, ठीक है बेटा। चलो चलो जी, बहुत बढ़िया। ये सॉल्व कर दो फटाफट। मैं यहाँ एलिमेंट भर रहा हूँ, इसको फिल करेंगे सभी लोग, सभी फिल करेंगे। यहाँ लिया मैंने, लेट से हीलियम ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया नाइट्रोजन, यहाँ मैंने ले लिया सोडियम, यहाँ मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, यहाँ लिया फॉस्फोरस, और यहाँ एक काम करते हैं आर्गन ले लेते हैं। देखते हैं कितने लोगों को ये डेटा याद है, कितने लोगों को ये डेटा याद है। फटाफट भर दो, फिल कर दो, इस चीज़ को फिल कर दीजिए। हाँ जी, फिल करो फिल करो फिल करो। चमक गया, बहुत बढ़िया, शानदार। टू पॉइंट पता नहीं क्या क्या लिख दे रहे हैं, 10 - 24। अच्छा, उसको मल्टीप्लाई कर लिया होगा, ठीक है भाई। हो गया, लिख लिया सभी ने। तो फटाफट लिखते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको, कोई नई बात नहीं है। हीलियम है ना सर, 4 न्यूक्लियॉन, केवल 4। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 AMU। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्चुअल मास 4 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये बातें हैं। अब आ गई ना यूनिट, जिस चीज के लिए तू तड़प रहा था कि एटम का मास निकल गया, ये आ गया। क्लियर। ये क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। अब ना कई बच्चों को एटॉमिक नंबर याद रहता है, कईयों को मास नंबर। रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर होता है, मास नंबर, ये याद रखना। तो मास नंबर है तो यहाँ 14 आएगा, यहाँ 14 AMU आएगा, यहाँ 14 × ये नंबर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी, मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाएंगे। ये 23 होता है तो यहाँ 23 AMU लिखेगा, यहाँ 23 × ये नंबर आ जाएगा। मुझे जोर नहीं आ रहा है ये चीज़ें लिखने में, तो तुझे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये 27 होता है, ये 31 होता है, और ये 40 होता है। समझ में आ गई बात। तो तू यहाँ 27 AMU लिख रहा होगा, यहाँ 31 AMU लिख रहा होगा, यहाँ 40 AMU लिख रहा होगा, और इधर इनकी वैल्यूज रख रहा होगा, और आंसर आ जाएंगे। क्लियर, एम आई क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई। अब बताओ, अब ये बताना कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है 5 एटम में, जिस एटम का मास 14 AMU है, जिस एटम का मास 14 AMU है। बताओ आंसर क्या आएगा इसका, आंसर बताओ, फटाफट बताओ, आंसर बताओ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए आंसर। मेरा कच्चा चिट्ठा सबको निकालना है यहाँ पर, है ना। आपकी एज क्या है, आप क्या कर रहे हैं, लाइफ कैसी चल रही है, अब वो छोड़ लाला, लाली उसको छोड़, यहाँ आ जा, है ना। इन चीज़ों में देख कि तुझे थोड़े सालों बाद डॉक्टर बनना है, ठीक है। इधर आओ, फटाफट आंसर। बहुत बढ़िया। देख 14 AMU का क्या मतलब है, न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, एक एटम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन हो गए,
एक एटम के अंदर कितने न्यूक्लियन हो गए, एक एटम में हो गए 14 न्यूक्लियन, यही आया ना इसका मतलब, 14 AMU का मतलब 14 न्यूक्लियन है एक एटम में। तो 5 में कितने होंगे, अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है सर, 5 के अंदर कितने हो जाएंगे, 5 × 14 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। क्लियर, हमेशा कभी भी कोई चीज पूछे एक में पता रखो कि एक में कितनी है। क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Consider a sample containing 10 की पावर 23 atoms of an element with a mass number of 31. What is the total number of nucleons in this specific sample? तो इसका मतलब क्या है, समझो और पूरा जवाब दो। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भाई, आप पोल क्रिएट कर दो, पोल क्रिएट कर दो इसके अंदर और बच्चों के आंसर देखते हैं क्या आएगा। बच्चों के आंसर समझते हैं क्या आंसर देने वाले हैं ये लोग। चलो करो, पोल क्रिएट करो फटाफट। हाँ भाई बताओ। हाँ जी बताइए, चालू हो जाओ फटाफट। ऑप्शन क्या ऑप्शन दे रहे हैं भाई, ये ज़्यादातर का क्या आंसर आ रहा है, सेकंड बी ऑप्शन आ रहा है भैया। ऑपरेटर भैया भी बता दे रहे हैं कि सही जवाब दे रहे हैं ये, ठीक है। ये बोलने लगे हैं आजकल की सर मुझे भी केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हो, पूरी समझ में आ रही है। ये भी देखो कॉपी लेके बैठ जाते हैं कि सर ट्राई तो कर ही लूँगा, मैं भी नीट का एग्ज़ाम दे लूँगा, है ना। बाकी सभी लोग जीरो से उठा के चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद थी नहीं, पर मैं भी अब कर लेता हूँ, और भगवान करे ये भी कर ले जाएँ, ये भी डॉक्टर बने, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ भाई, तो इसके अंदर क्या हो गया, मास नंबर 31 का क्या मतलब है, मास नंबर 31 का मतलब हो गया एक एटम के अंदर, देखो यही मैं चीज बताना चाह रहा हूं हमेशा, एक एटम के बारे में ये सुन लो कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो हो गए ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन एक एटम में, मास नंबर का मतलब ये है एक एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो गए 31। तो बताइए 10 की पावर 23 में कितने होंगे, तो एक में हो गए 31, तो 10 की पावर 23 में कितने होंगे, 10 की पावर 31 से ये 10 की पावर 23 से गुणा कर दो, इतने न्यूक्लियंस आएंगे, खत्म। तो सर ये तो हमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, यहाँ तो एक भी ऑप्शन नहीं है, और यहाँ लिखा हुआ है 10 की पावर 23 3.1 है। अरे अभी नया नया सब पढ़ के आए हैं आप, मेरे को पता चला है कि कोई इंडाइसिस पढ़ा रहा है, कोई पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको क्या लिख सकता है, 3.1 × 10 की पावर 24 लिख दे, किसने मना किया, समझ में आई बात, ये किसने मना किया तेरे को, तो इसको ये लिख सकता है, ठीक है, ठीक है भाई, 3.1 × 10 की पावर 24 भी लिख सकता है। तो ये बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलो ये सॉल्व करेंगे। अ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैज एन एटॉमिक मास 40 AMU एंड कंटेन्स 20 न्यूट्रॉन्स। दिस एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन X2+ आयन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन दिस आयन विल बी। बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो बताइए इसके न्यूक्लियंस पे क्या असर पड़ेगा। सब घुमा घुमा के बातें, सिंपल बातें पूछ रहा है, बस एक सवाल के फॉर्म में दे रहा है ना, कि ये थोड़ा सा डर जाए और बोल दे कि ये तो टफ है, और फिर ये नहीं सर समझ नहीं आया बोलना चालू कर दे, जबकि है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है इसमें। आंसर बता फटाफट, पोल क्रिएट कर दो भाई, पोल क्रिएट कर दो, पोल क्रिएट कर दो। न्यू पोल हैज बीन पब्लिश्ड, बहुत बढ़िया। जवाब जवाब जवाब, जवाब। क्या आएगा आंसर, आंसर आंसर चाहिए भाई, आंसर। ठीक है, देखो भाई ये बोल रहा है कि एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 40 है, तो इसका क्या मतलब है, पहली बात तो यानी एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 40 है, ये बात समझ में आ गई, न्यूक्लियंस 40 है, ठीक है। अच्छा उसने ये भी बोल दिया 20 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी 20 रहे होंगे और न्यूट्रॉन भी 20 रहे होंगे, तभी तो है 40 है, ये बहुत अच्छी बात है। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन निकल गए, अरे इलेक्ट्रॉन की इज्जत कौन करता है, जाने दो इलेक्ट्रॉन को, क्या इलेक्ट्रॉन कभी मास में काउंट होता है ना। तो न्यूक्लियन पे क्या असर पड़ा भैया, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो कहीं से भी निकल जाए, बाहर से निकल जाए, उससे न्यूक्लियंस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। भाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कहीं रहे होंगे, बाहर कहीं रहे होंगे, और बाहर से निकल गया वो, तो क्या न्यूक्लियस पे कोई असर पड़ेगा, नहीं, जितने न्यूक्लियन थे उतने ही रहेंगे, यानी 40 ही रहेंगे, आंसर सी आएगा, खत्म बात, खत्म बात।
अब कई लोग क्या करेंगे, सर 2 निकल गए, 2 38 आ जाएगा। यही तो ट्रैप था, यही तो नहीं फंसना था। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियंस का पार्ट ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जाए या आए न्यूक्लियंस पे कोई असर नहीं पड़ता। डन, चलो बहुत बढ़िया, सी आएगा। अगला लेते हैं। इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो मास ऑफ प्रोटॉन डबल हो जाता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 1/4 हो जाता है। ओरिजिनल वैल्यू क्या, तो बताइए एटॉमिक मास 8O16 का क्या आएगा, बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ये एक गुड सवाल है। इस टाइप का सवाल मतलब पूछा जा सकता है, इसको अपन स्टार दे सकते हैं, है ना। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सवाल बनता है। पॉइंट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा है सवाल बोल रहा है मास ठीक है, आप बार बार गाना गा रहे हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर मास बनता है। कल को एक ऐसी दुनिया, हालांकि हो नहीं सकता ऐसा, हाइपोथेटिकल लिख दिया इसलिए, ऐसी एक दुनिया बनाई जाए जिसके अंदर प्रोटॉन का मास डबल कर दें और न्यूट्रॉन का मास 1/4 कर दें, तो बताइए ऑक्सीजन का मास उस दुनिया में क्या होगा। चलो फटाफट करो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो भाई। हाँ, न्यूक्लियॉन्स को इलेक्ट्रॉन की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आसान सी चीज है भाई, बहुत आसान चीज है। मैं आपसे आंसर पूछना चाह रहा हूँ, आंसर आ गया है, कुछ लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। देखो पहले पुरानी दुनिया की बात करते हैं। जो पुरानी दुनिया है उसमें क्या हो रहा था, पुरानी दुनिया के अंदर कहानी कुछ ऐसी चल रही थी। पुरानी दुनिया के अंदर ऑक्सीजन था, ये 8 था, ये 16 था, तो प्रोटॉन भी 8 थे और न्यूट्रॉन भी 8 थे। तो हम बोल रहे थे एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो प्रोटॉन का मास आया 8 AMU, न्यूट्रॉन का मास भी आया 8 AMU, तो टोटल आया 16 AMU। बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है नहीं, नई दुनिया जो बनी है ना, नई दुनिया, उसमें कुछ अलग है, ये रंग बिरंगी हाइपोथेटिकल दुनिया है। इसके अंदर हम लिख तो 8O16 ही रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन इस बार प्रोटॉन का जो मास है डबल कर दिया, यानी प्रोटॉन का मास कितना हो गया, 16 AMU हो गया। न्यूट्रॉन कितने थे, न्यूट्रॉन भी 8 ही थे, लेकिन बोल रहा है नहीं, न्यूट्रॉन का मास ना 1/4 कर दिया, एक न्यूट्रॉन का मास। तो एक का जब 1/4 है तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा भाई, करो 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 फटाफट करो। 8O16 ही पूछा है ना, हाँ, तो प्रोटॉन का मास कर दिया डबल और न्यूट्रॉन का मास कर दिया 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो आपके पास 8 न्यूट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर दो, फटाफट दो आंसर, क्या आएगा, आंसर दीजिए, क्या आएगा। सोच के जवाब देंगे सभी लोग। मैं नई दुनिया वाली चीज हटा दे रहा हूं, खुद से करो इसको, करो 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 करो। पॉइंट समझ में आया पुरानी दुनिया में कैसे चल रहा था और नई में क्या चल रहा है। प्रोटॉन का मास कर दिया है डबल, तो वो तो हो गया है 16, ठीक है, वो तो हो गया है 16। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक और ऑप्शन यहां पर होना चाहिए था, वो आना चाहिए था नन ऑफ दीज, वो आना चाहिए था नन ऑफ दीज। इनमें से कुछ होने वाला ही नहीं है। समझ में आई बात, क्योंकि 1/4 कर दिया आपने, 1/4 शानदार यार। कुछ लोग दे चुके डी आंसर, क्योंकि डी दिया हुआ था, ठीक है भाई। 18 आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो नई दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, नई दुनिया के अंदर क्या हो रहा है भाई, नई दुनिया में ये O है, ये 8 है, ये 16 है। प्रोटॉन जो हो गए वो संख्या चेंज नहीं हुई है, 8 ही है, न्यूट्रॉन भी 8 ही है, लेकिन इस 8 का मास अब 16 AMU हो गया है, क्योंकि हर प्रोटॉन 2 गुना हो गया है। यहाँ हर प्रोटॉन 1/4 हो गया है, तो ये 2 AMU ही रह गया है, तो टोटल मास 18 AMU आएगा। तो हमारा जवाब जाना चाहिए नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, गुड। तो नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करो अब। यदि आपने वो कर लिया होगा तो ये आसानी से कर ले जाएंगे। फटाफट करो, फटाफट करो इसको, ये क्वेश्चन सभी लोग करेंगे, फटाफट करो। मजा वजा आ रहा है ना, बराबर आ रहा है ना मजा, चीजें समझ में आ रही है ना। और जब चीजें देख, यहाँ जो लिखा हुआ है वो पहले एलियन लगता है, या पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, बड़ी सी अंग्रेजी लिखी हुई है, कितने सारे ऑप्शन दे दिए। फिर तो उसको कॉपी में लिखता है, फिर वो हो जाता है, होता है तो तेरे अंदर से आवाज आती है, वाओ मजा आ गया, ग्रेट। फिर वो चीज़ तेरे दिमाग में छप जाती है, फिर वो छपी रहेगी, छपी रहेगी, छपी रहेगी, रिवाइज करेगा, सवाल करेगा, फिर टेस्ट होंगे, टेस्ट में नंबर आएंगे, पहले कम आएंगे, फिर बढ़ना चालू होंगे, फिर बढ़ना चालू, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये यात्रा ही ऐसी है भाई। तू सोचे एक दिन में सब कुछ कर लूं, सारा आज ही खा लूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। धीरे 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 बेस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे।
चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन, इसमें हाँ, इसमें सही लोग जवाब दे देंगे इसके, यहाँ सही ऑप्शन है सारे, इसमें नहीं घबराना है, डी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब इसने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बने हुए हैं, ठीक है, अब कार्बन लिया हुआ है, तो पुरानी दुनिया में क्या था, पुरानी दुनिया में कार्बन के अंदर प्रोटॉन भी 6 थे, न्यूट्रॉन भी 6 थे, ये 6 एएमयू के हुआ करते थे, और ये भी 6 एएमयू के हुआ करते थे, तो ये टोटल 12 एएमयू होता था। अब वो बोल रहा है नई दुनिया के अंदर न्यूट्रॉन का जो मास है ना, उसको आधा कर दिया, न्यूट्रॉन का मास आधा कर दिया, नई दुनिया बनाते हैं, नई दुनिया। तो नई दुनिया में 6C12, प्रोटॉन अभी भी 6 हैं, न्यूट्रॉन अभी भी 6 हैं, संख्या नहीं बदली है, पर हर किसी का मास जो है वो चेंज कर दिया। अच्छा, प्रोटॉन के मास में कोई चेंज नहीं आया, तो ये तो 6 mu ही है, क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं किया। न्यूट्रॉन का मास क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा कर दिया, इसका मतलब इसका मास कितना हो गया, 6 × 1/2, 3 AMU आया, तो नेट मास क्या आया, टोटल मास अभी आ गया आपके पास 9 AMU। कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हो गया, तो रिड्यूस हो गया, तो डबल की तो बात छोड़ दो, तो ऑप्शन ये भी गया, रिड्यूस होकर क्या आधा हो गया क्या, ना आधा नहीं हो गया, 12 था 9 रह गया, तो चेंज कितना आया, चेंज आया 3 AMU का। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कितना चेंज आया, 3 का चेंज आया, कितने में से आया था, 12 था इनिशियली, इनटू क्या कर देंगे 100, 25% से कम हो गया। अरे 3 जो है वो 12 का 25% ही होगा ना, डी आएगा। क्लियर, इस तरीके के सवाल थे। अब ध्यान से सुन, एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी, एवरेज एटॉमिक मास की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इसको समझते हैं, एक चीज को समझते हैं। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, एक स्लाइड और ले लेते हैं यार, एवरेज एटॉमिक, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, ये बात समझ में आई कि ईच मतलब एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ये समझ में आ गई बात, ये तो अपन पढ़ ही चुके। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो मैं हाइड्रोजन का सैंपल लूंगा, तो हाइड्रोजन के सैंपल में अभी तक मुझे लग रहा था कि ओनली 1H1 ही रहेगा, नहीं 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है, और 1H3 भी होता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो क्लोरीन का आपने सैंपल लिया, तो अभी तक मुझे उम्मीद थी कि क्लोरीन के सैंपल में Cl35 होता है, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन ये देखा गया कि नहीं, 17 एटॉमिक नंबर वाला 37 भी होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, हाँ ध्यान से सुनना। अब यार कोई बोले क्लोरीन का मास क्या है, तो बड़ी समस्या है, आधे लोग बोलेंगे 35 है, आधे लोग बोलेंगे 37 है। तो इस समस्या का समाधान ढूंढा गया, देखो कि ये कितने कितने पाए जाते हैं, ये नेचर के अंदर कितने कितने मौजूद हैं, ये निकालो पहले। तो नेचर में कितने मौजूद हैं, नेचर में किस रेशियो में मिलते हैं, ये पता करो, कौन कितना है, किस रेशियो में मिलते हैं, उसको नाम दिया परसेंटेज अबंडेंस। तो ये पता चला, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं कि क्लोरीन के 2 थे, एक था क्लोरीन 35, एक था क्लोरीन 37, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर अलग है। तो भाई ना तो मैं उसको 35 बोलूंगा ना 37 बोलूंगा। फिर परसेंटेज अबंडेंस देखेंगे तो ये परसेंटेज पाया जाता है 75%। ये कहां से आएगा, सवाल देता है, क्योंकि नेचर में जो चीज जैसे मिलती है 75% होता है, ये होता है 25%। तो अब किसका मास लें, ये 35 है 37 है, तो तरीका निकाला गया, एवरेज ले लो भाई, एवरेज ले लो। तो एवरेज कैसे लेंगे, तो एवरेज का रास्ता निकाला गया कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ना, तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या करो, मान लो आपके पास 100 एटम है, कितने हैं 100 एटम है, तो 100 में से 75 का मास कितना है, सर 100 में से 75 का मास 35 है, 100 में से 75 का मास 35 है, या मैं बोल दूं 35 वाले कितने हैं 75 है, तो इनका मास कितना आया 75 × 35, ठीक है।
37 वाले कितने हैं? 25 है, तो 37 वाले 25 है, ये टोटल मास आया। डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 100 कर दो, क्योंकि 100 माने थे ना आपने टोटल, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है। ये पॉइंट समझ में आया? इसको जब सॉल्व किया तो ये डेटा आया 35.5, ये मुझे याद है इसलिए बोल दे रहा हूं। तो इस फ्रैक्शनल मास को, जब भी फ्रैक्शनल आएगा, इसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ये पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि ये नंबर तो कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता था, या तो ये 35 होगा या तो ये 37 होगा, क्योंकि ये क्या 35.5 का मतलब अब ये हो गया कि इसमें टोटल न्यूक्लियन 35.5 है। नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी आधे नहीं होते। इसका मतलब यहां यदि फ्रैक्शनल आ रहा है तो पक्का वो एक एवरेज एटॉमिक मास है। ये पॉइंट समझ में आया? तो एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला बना दिया गया। क्या फॉर्मूला आया एवरेज एटॉमिक मास का? एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला बनाया हमने। क्या बोलेंगे अब से एवरेज एटॉमिक मास जब निकालना होगा? तो हम बोलेंगे मौलिक मतलब एटॉम का मास निकालो इनटू उसका परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे का मास निकालो उसका परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। M1 M2 क्या है? यहाँ M1 M2 क्या हो गए? यहाँ M1 एंड M2 एटॉमिक मास हो गए, एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप हो गए। समझ में आई बात? अलग अलग आइसोटोप के एटॉमिक मास हो गए। ठीक बच्चा, ये समझ में आ रहा है? बहुत एनर्जी में एकदम एक एक चीज समझनी है। X1 और X2 क्या है? X1 और X2 परसेंटेज अबंडेंस है या परसेंटेज रेशियो है, यानी जिस रेशियो में वो मिलते हैं। परसेंटेज अबंडेंस नेचर में कितना कितना परसेंट मिलता है, ये है। चमक रहा है? चमक रहा है? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? तो एक बार ग्रीन रेड हार्ट कुछ भेजते रहना यार, है ना? मेरे को भी वो दिल मिलते रहेंगे तो मेरा दिल और मजबूत होता जाएगा, आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये अपने पास एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका होता है। अच्छा, X1 और X2 हमेशा क्या होंगे? 100 ही होंगे, जितने भी होंगे उनका सम क्या आने वाला है? 100 आएगा। तो कई लोग ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिख देते हैं, कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू 100 माइनस X1, क्योंकि दूसरा क्या होगा? एक 60% होगा तो दूसरा 40 होगा, एक 70 होगा तो दूसरा 30 होगा, एक 20 होगा तो दूसरा 80 होगा, और नीचे 100 आ जाएगा। ये था एवरेज एटॉमिक मास, ये था एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर बेटा? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। मुझे क्या लिखना है कॉपी में? ये दोनों स्लाइड तेरे को लिखनी है, ये तो लिखना ही है ना? और डेफिनेशन पे आ जाएं तो यहां आ जा सीधा। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास इज वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास। वजन लिया गया है डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मासेस का, जो नेचुरली हमारे पास अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं एक एलिमेंट के अंदर। आइसोटोप्स हमेशा एक गिवन एलिमेंट में डिफरेंट परसेंटेज में पाए जाते हैं, जो आपको सवाल दे देगा रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना है। ठीक है? हाँ, और कहां से आते हैं? वो एक्सपेरिमेंटली मेजर किए जाते हैं कि इसमें कितना परसेंट क्या है। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला मैं फिर लिख देता हूं यहां। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आएगा, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आएगा M1 X1 M2 X2। अच्छा, और भी होते, मान लो और भी होते तो ऐसे ही करते जाते M3 X3 और नीचे सबका सम लिख देते 100। समझ में आ गई बात? X1 X2 X3 क्या है यहाँ? X1 X2 X3 क्या है यहाँ? परसेंटेज अबंडेंस है। ठीक है? ठीक है बेटा, ये होता है। तो ये एवरेज एटॉमिक मास आ गए। क्लियर? क्लियर? तो एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी? अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। मान लो एक ही टाइप का आइसोटोप है, एक ही टाइप का, यानी कि मैं बोल रहा हूं मैंने Cl35 ले लिया, Cl35 ले लिया, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो 35 ही रहेगा, उसमें न्यूक्लियॉन्स 35 ही रहेंगे। मैंने Cl37 ले लिया, उसमें न्यूक्लियॉन्स 37 ही रहेंगे। तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर। लेकिन एटॉमिक मास फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन जब जब फ्रैक्शनल होगा तब तब वो पक्का एवरेज रहा होगा। उसमें बहुत सारे आइसोटोप्स रहे होंगे, उनकी कुछ कुछ परसेंटेज रही होगी। तो एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल, एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल बिकॉज इट कैन बी एवरेज, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। मतलब कल को तेरे से वो पूछ ले क्लोरीन का मास नंबर क्या है, तो मास नंबर का मतलब तो न्यूक्लियन था, तो तुझे या तो 35 बोलना है या 37 बोलना है। 35 ज्यादा वाला मिलता है तो 35 ही बोल दो। 35.5 35.5 मास नंबर नहीं होता है, 35.5 एवरेज एटॉमिक मास होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर बेटा? क्लियर? चलो, ये कहानी थी एवरेज एटॉमिक मास की।
क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, सॉल्व करो। उसने बोला मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप है, एक 24, एक 25, एक 26, और इनका परसेंटेज अबंडेंस का रेशियो दिया है 80, 10, 10। तो बताओ एवरेज एटॉमिक मास मैग्नीशियम का क्या होगा? फटाफट कर दो, फटाफट सॉल्व कर दो इसको। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है, करो सर प्लीज बैन। हाँ कर देंगे यार, ये जो भी आईडीज स्पैम कर रहे हैं हर लेक्चर के अंदर, हम इनके नाम और आईडी रेगुलरली हमने बोला हुआ है कि इनको मॉनिटर कर लो। 1-2 वीक का इनको टाइम दिया हुआ है, इनको परमानेंट यहाँ से हम हटा देंगे, चैट बॉक्स से परमानेंट हटा देंगे, है ना। उनके जेन्युइन डाउट्स भी होंगे, वो नहीं पुट कर पाएंगे, तो आप बिंदास रहो अब इस चीज़ के लिए। अभी हमने एक तरीके से बोलते हैं ना कि माफ़ी वाला टाइम दे रखा है कि ठीक है अभी बच्चे आए हैं, नए नए हैं, इनको अभी पता नहीं है इस पढ़ाई की सीरियसनेस कितनी है ना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, भीड़ देखेंगे, पता चलेगा दुनिया अपना रास्ता पकड़ चुकी है, लोगों को चीज़ें समझ में आना चालू हो गई हैं, लोग अपने डॉक्टर बनने वाले रास्ते पर निकल पड़े हैं, और हम अभी भी स्पैमिंग ही कर रहे हैं, तब समझ में आ जाएगी चीज़ें, है ना। इंसान को बहुत ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता, एक लिमिट के बाद नहीं समझाया जा सकता। पेरेंट्स ने उनको फीस दी हुई है कि बेटा जाके पढ़ ले, भारत के टॉप टीचर तुझे पढ़ाने जा रहे हैं, और वो बैठ के यदि यहाँ ये हरकतें कर रहे हैं, तो अंदाजा लगा लेना बेटा कि उसके दिमाग की मनोस्थिति क्या होगी, है ना। तो कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं ऐसे बच्चों के साथ, तो ठीक है अब क्या बात करनी, कोई दिक्कत नहीं है। करो करो करो, सॉल्व करो, आंसर चाहिए भाई, आंसर चाहिए। हाँ भाई, ए आंसर आ गया है लोगों का, ए आंसर आ रहा है अधिकतर बच्चों का, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। देखो एक चीज बता दूं, आंसर किसके क्लोज आएगा? आंसर उसके क्लोज आएगा जिसका परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ परसेंटेज किसका ज्यादा है? 24 वाले का ज्यादा है, तो आंसर जो है 24 के क्लोज आएगा। 25 या 26 के क्लोज आने से रहा, क्योंकि वो तो 10% ही है। क्लियर? ये होता है तरीका आइडिया लगाने का। 24 के क्लोज यहाँ पर एक्चुअल में दिक्कत ये है कि 24 के क्लोज 2 नंबर है, इसलिए निकालना पड़ रहा है। 24 से नीचे नहीं आ सकता, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। 25 आ ही नहीं सकता, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक है, ए और सी। ऐसे सोचना होता है, जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसका आएगा। निकाल ही लेते हैं। तो एवरेज मास क्या आ गया आपका? एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आएगा तेरा, ये आया 24 इंटू 80, 25 इंटू 10, 26 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 1920, और ये 250, और ये 260, और ये 100। ठीक है, एक एक चीज़ जोड़ के बता दे रहा हूँ। ये 0 का 0 रह गया, 2 5 7 6 13, 3 आ गया, 1 9 10 2 12 2, ये 4 आ गया, और ये आ गया 2430 डिवाइडेड बाय 100, एकदम परफेक्ट आ रहा है 24.30, ये आ गया। तो अब वही बात है, तो कोई बोले कि मैग्नीशियम में कितने न्यूक्लियन होते हैं, तो इतने न्यूक्लियन नहीं होते, ये तो एवरेज मास है। न्यूक्लियन या तो 24 या तो 25 या तो 26, डिपेंड करता है किस आइसोटोप की आप बात कर रहे हैं। क्लियर? चलो ये करो। अब ये थोड़ा उल्टा दे दिया, उसने बोल दिया अब आपको एवरेज वैल्यू तो दी हुई है 16.2 AMU, और पूछा है 2 टाइप के आइसोटोप, एक 16 एक 18। तो बताइए ये जो रेशियो डराने के लिए दिया है, मोलर रेशियो। मोलर रेशियो का मतलब आपको अबंडेंस रेशियो बताना है, अबंडेंस का रेशियो क्या आया होगा, परसेंटेज अबंडेंस का रेशियो क्या रहा होगा। ठीक है, मोलर रेशियो को अबंडेंस रेशियो कर लेना कि उनकी जो अबंडेंस आ रही है उसका रेशियो क्या रहा होगा। सॉल्व करेंगे इसको, सभी लोग सॉल्व करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। अब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है एक तरीके से बेटा, है ना। अब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बेसिक वाला पार्ट ऑलमोस्ट कवर्ड है, अब चैप्टर में घुस चुके हैं अपन। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बताओ बताओ बताओ, आंसर आंसर आंसर, लोगों के आंसर आ गए हैं ए। चलो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि Y16 वाला जो है ना, Y16 वाला,
इसका परसेंटेज मान लेते हैं x है, इसका परसेंटेज मान लिया x है, तो 18 वाले का अपने आप ही क्या हो जाएगा 100 माइनस x होगा। 18 वाले का क्या आ जाएगा भाई टोटल परसेंट x, एक तो टोटल 100 होता है, एक का x है दूसरे का 100 माइनस x। एवरेज वैल्यू दिया हुआ है 16.2, तो एवरेज ये हो गया। m1 16 है, 16 वाले की वैल्यू x है, 18 वाले की वैल्यू 100 माइनस x है, और नीचे 100 है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 1620, उधर आया ये 16x, तो ये आ गया 1800 माइनस 2x। 1800 माइनस 2x, ये समझ में आ रही है बात। 1800 माइनस 2x इतना आया, तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1800 में से 1620 घटा दो तो 80 और 100, 180 बच गया भाई, 180। तो x क्या आया 90 आया। इसका मतलब क्या है, y16 वाला जो है वो 90% है, y16 वाला जो है वो 90% है, y18 वाला 10% है, 10% है। तो रेशियो क्या आ गया 9/1 का रेशियो आ गया। आंसर क्या आ गया, आंसर बी आ जाएगा। समझ में आ गई बात, आंसर जो है वो क्या आ जाएगा अपना बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आगे बढ़ा जाए। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एटॉमिक मास की बातें हो गई, अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? तो यार एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास था एक एटम का मास, एटॉमिक मास था एक एटम का मास। क्लियर, यही होता था। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसका डेफिनेशन आ जाएगी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अच्छा, एक एटम का मास किस में होता था, एएमयू में होता था, तो ये भी एएमयू में ही होगा मास ऑफ, लेकिन ये वन मॉलिक्यूल का मास है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एएमयू, एक्सप्रेस्ड इन एएमयू इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है बेटा, ठीक है। हाँ, एक मॉलिक्यूल का मास एएमयू के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। और क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम खुद ही बता दोगे अभी, जैसे मैंने बोला लेट से कुछ भी ले लेते हैं H2O लिया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या लिख रहे हो, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या लिखोगे, तो एक तरीके से क्या लिखोगे इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास आप लिखोगे कि क्या सर, हाइड्रोजन का मास, फिर हाइड्रोजन का मास, फिर ऑक्सीजन का मास, इसका मतलब 1 + 1 + 16, तभी 18 AMU आया ना। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं एक तरीके से, मास ऑफ सम ऑफ, या इस तरीके से कर दो सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स present in one molecule, present in one molecule, mass of sum of mass of all atoms present in one molecule। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो नॉर्मल सी चीज है कि मॉलिक्यूलर मास ये होता है। अच्छा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको क्या लिखते थे आप, RAM × AMU, ऐसे यहां क्या लिख सकते हैं इधर मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास को और क्या लिख सकता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास को मैं लिख दूंगा एक तरीके से उस मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वहां एक एटम में निकालते थे, अब यहां किस में निकालेंगे, मॉलिक्यूल में निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन मॉलिक्यूल, यानी सारे न्यूक्लियॉन्स को जोड़ देंगे इनटू AMU। ये सिंपल सी बात है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, क्लियर बेटा, ये बातें समझ में आ रही है। अब तुम्हें ये आता है तो आगे के तो तुम टेबल फिल कर ही दोगे। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं, जब भी एटॉमिक मास होते हैं यानी एक एटम की बात हो रही है, जब भी मॉलिक्यूलर मास हो तो एक से ज्यादा एटम्स का ग्रुप है उसकी बात हो रही है, लिखा सब AMU में जाएगा, है ना। तो ये दिया हुआ है CH4NH3 H2O CO2 और ग्लूकोज। फटाफट भर दो मॉलिक्यूलर मास क्या है और एक्चुअल मास क्या है, फटाफट भर दो, फटाफट भर दो, इसमें क्या आने वाला है। ठीक है, फिल कर दो इस टेबल को, करो करो, मैं टेबल के साइड हो जाता हूं, एक बार फिल कर दो इसको, करो। फिल करेंगे सभी लोग, कर लोगे ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं इसको फटाफट करता हूं, फिल करता हूं। CH4 क्या आ जाएगा, 12 + 4 16 AMU आएगा। तो एक्चुअल मास क्या आएगा, 16 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये नहीं भूलना है। ये क्या आ जाएगा आपका 14 + 3,
ठीक है, 17 AMU आ जाएगा, 17 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बहुत बढ़िया। H2O आपको पता ही है क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 18 AMU आ जाएगा। अच्छा, बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ एटॉमिक नंबर जोड़ देते हैं, कई बार तो गलत हो जाएगा, मास नंबर जोड़ना है। तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। CO2 क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 32, तो ये आएगा 44 AMU। ठीक है, 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एम आई क्लियर। और ये ग्लूकोज है, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है अपना 1, लेकिन 12 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, और ऑक्सीजन का होता है तुम्हारा 16 इंटू 6 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 180 AMU। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो करते रहना, इसको अपनी कॉपी में फिल कर लेना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन एटॉमिक। अच्छा, ये यहाँ से हट गया है, ये वाला है क्वेश्चन। हाँ जी, इफ द एटॉमिक मास ऑफ अ मेटल इज 56, फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड M4FeCN6 थ्राइस क्या होगा? ये है क्वेश्चन। लिखो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करेंगे सभी लोग, सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, क्या आने वाला है आंसर। मन में सॉल्व कर लिया, मैंने भी मन में मार्क्स दे दिए, बताऊंगा नहीं कितने मार्क्स आए, और मन में ही बताऊंगा रिजल्ट क्या है, बताऊंगा ही नहीं, है ना। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, लोगों ने आंसर देना चालू कर दिए। Fe का मास क्या होता है? बहुत बढ़िया, ये दिया तो है ना यार, Fe जो होता है ना 56 होता है भाई। Fe का एक्चुअली 56 ही होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इस सवाल में दिया जाना चाहिए था, Fe का 56 होता है, Fe का 56 ही होता है। M का भी 56 है, Fe का भी 56 है। तो इसको कंपाउंड को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, M4 FeCN6 और थ्राइस। तो M कितने हो गए, 4 4 हो गए, और M क्या है 56 इंटू 4, ये तो अलग जोड़ लो। फिर इस डब्बे में घुसते हैं, डब्बे में ये 56 है, फिर ध्यान से सुनना, C और N इन दोनों को जोड़ो, तो कार्बन का 12 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है। तो ये मैं सीधा लिख रहा हूं कि ये 12 प्लस 14 कितना हो गया, 26 हो गया, इंटू 6 और फिर ओवरऑल ये डब्बे को 3 से गुणा कर देना, क्योंकि ये डब्बा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बड़ा सा नंबर आएगा। तो ये कितना हो गया, 4 6 24, तो 2 चला गया, 224 आया ये। ठीक है, प्लस ये आ गया आपका 56 इंटू 3 करना पड़ेगा, ये पूरे डब्बे को मल्टीप्लाई करना है, तो या तो इनको एक बार जोड़ लो, इनको पूरा जोड़ लेते हैं। तो 6 6 आ गया 36, और ये हो गया 3 12 3 15, 156 आ जाएगा ये। ठीक है भाई, 156 ही आएगा ना, हाँ 156। तो 156 और 56, 6 6 12, 15 5 20 1 21, ये 212 आया, 212 इंटू 3, 212 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा, 636 प्लस 224 है। ये तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है, लग रहा है मेरे को यहाँ पर। देखो देखो, करो करो, क्या क्या कैलकुलेशन आ रही है, देखते हैं कौन सा आएगा, देखते हैं कौन सा आने वाला है। करो करो भाई। अच्छा, 56 को भी तो 3 से गुणा करोगे, 56 को भी तो 3 से गुणा करोगे, करो करो। सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं कितना आ रहा है। तो M4 आ गया तुम्हारा, ये आया यहाँ से 224, ये आया। ठीक है, फिर 56 इंटू 3 कर दो, बाहर है ना वो पूरा का पूरा, तो उसको 3 बार लेना पड़ेगा, तो यहाँ मैं अलग से गुणा करके लिख दे रहा हूँ, ये आएगा भाई। ठीक है, 168 आया, 56 को 3 से गुणा किया तो, प्लस ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 6 6 36, यानी 6 6 36, 6 दूनी 12 3 15, हाँ 156 आया था, इसको 3 से गुणा करो, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 468। हाँ भाई, इनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है,
कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ई नन ऑफ दीज आएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है भाई, नन ऑफ दीज ही आएगा। 2 2 4 प्लस ये 8 8 16 आ गया, ये 6 1 7 6 13 आ गया, और ये 1 1 2 4 6 आ गया, 636 600 200 800 800 और 60 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल, तो ये नन ऑफ दीज आएगा, यहाँ पर नन ऑफ दीज आ जाएगा इसमें से। ठीक, कुल मिलाकर कैलकुलेशन देख रहे हो, इतनी टफ भी जा सकती है, थोड़ा सा बल्कि मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूं ये है होमवर्क के लिए। इसका मतलब इसको आप आराम से एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूं, जब तेरे को ये पीडीएफ मिल जाए तो इस पीडीएफ में से इस क्वेश्चन को तेरे को एज ए होमवर्क करना है। ठीक है? ठीक है, हाँ, इसको होमवर्क की तरह करना है। ये सामने लिखा हुआ है, एक एक चीज तेरे सामने लिखी हुई है, ये होमवर्क है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, चलो इसको कर लेना, बाकी का क्वेश्चन मैं और भी आगे डीपीपी के अंदर दूंगा। अब चलते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन सैंपल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जा रहे हैं अब अपन। काम की बातें चालू हो गई हैं, अब ज्ञान की बातें चालू हो गई हैं, अब है ना। ये वो क्वेश्चन चालू हो गए हैं जो अपने नीट पैटर्न के अंदर आने वाले हैं, कि कोई भी सैंपल के अंदर कुछ भी कैलकुलेट करना है तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए उसको समझते हैं। पहले प्रोसेस क्या होनी चाहिए उसको समझते हैं। ठीक है, यहां से बहुत काम की दिशा में जा रहे हैं अपन। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, सब लौट के आ जाओ। कहीं भी आपका ध्यान भटका हुआ है, इधर उधर कहीं भी हो गए हैं, कहीं और से नोटिफिकेशन आया है, हम इधर चले गए हैं, या आपको किचन में से बढ़िया खुशबू आ रही है, खाना अच्छा बन रहा है, मन ललचा रहा है उधर जाने का, कर रहा है, थोड़ी सी देर की बात और है। एक बार सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, लौट के आ जाओ। हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको डीपीपी में भी मिलेंगे, उनको भी आप करेंगे। ठीक है, आ जाइए सभी, लौट के आ जाइए, थम्स अप कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, प्लीज सर बस। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी कहाँ से बस, अभी तो चालू हुआ है ये कारवा, अभी से ही घबरा जाएंगे तो कैसे चलेंगे। चलिए दिशा देते हैं, इस लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ। ये बोल रहा है कि कभी आपको एक बड़ा सा सैंपल दे दे, इस बात का मतलब समझो। एक तो स्पीशीज क्या रहता है, ये स्पीशीज किसको बोलते हैं? स्पीशीज कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कलर थोड़ा बदल देते हैं, ये क्या हो सकता है? ये कोई एटम हो सकता है, ये कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है ना। ये आयन हो सकता है, ये प्रोटॉन हो सकता है, ये न्यूट्रॉन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जो मर्जी वो किसी भी चीज का नाम पूछ लेगा और उसको बोल देगा स्पीशीज बताओ। वो बोल रहा है एक डब्बा दे दिया आपको और उसमें बहुत सारा बोल दिया ये इतना ग्राम का डब्बा है, बता इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, बता इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक बॉल का मास 40 ग्राम है। अभी तुम खुद सॉल्व करोगे, एक बॉल का मास 40 ग्राम है, तो बताओ 320 ग्राम वाले डब्बे के अंदर कितनी बॉल रही होंगी? फटाफट बताओ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, समझ में आएंगी ये चीजें। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक डेली लाइफ वाले एग्जांपल से हम एटम वाली चीज को सीखने जा रहे हैं। फटाफट बताओ, एक बॉल का मास 40 ग्राम है, तो 320 ग्राम का यदि पूरा डब्बा ले लिया जो बॉल से भरा हुआ, तो कितनी बॉल उसके अंदर होंगी? अरे यूं चुटकी में जवाब दे देते हैं आप तो यार, उस्ताद लोग हैं सब, जोरदार लोग हैं, है ना, शानदार लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, 8 बॉल होगी। कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये फॉर्मूला कहां से फीड था तेरे भेजे में? इसी को मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूं। कैसे पता? अरे सर सिंपल है, जब भी कोई नंबर निकालना होता है ना, जब भी कोई नंबर निकालना होता है तो हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? मास ऑफ टोटल बॉल्स, मास ऑफ टोटल बॉल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन बॉल। यही तो किया, यही तो किया है। तो बस तेरा काम हो गया, तुझे फॉर्मूला समझ में आ गया ना। तो अब तुझे सैंपल में बोलेगा कितने एटम है, तो उस सैंपल का मास डिवाइडेड बाय उस एटम का मास, एक एटम का मास। मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, सैंपल में कितने मॉलिक्यूल हैं, सैंपल का मास डिवाइडेड बाय एक मॉलिक्यूल का मास। समझ में आ गई बात? तो नंबर कैसे निकालेंगे हम? नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज जब भी निकालनी है तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज? जिसकी वो चर्चा कर रहा है उसकी बात चल रही है भाई। ये कितने लोगों को समझ में आई बात? ये कितने लोगों को समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, सिंपल सी कहानी है, इसमें तो कुछ बहुत बड़ा दाव पेच है ही नहीं, मैथ्स है, नॉर्मल मैथ्स है। क्लियर? ये कहां काम आएगा? अच्छा, उल्टा भी पूछ सकता था, उल्टा भी पूछ सकता था कि बताओ एक बॉल का मास 40 ग्राम है तो 8 का कितना होगा? तो भी निकाल देते हम, निकाल देते ना, 8 से गुणा कर देते, यही करते हैं ना। चल अब आगे चल,
नंबर ऑफ एटम्स बताओ सोडियम के। 460 AMU में कितने सोडियम एटम्स के नंबर हैं? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। 10-15 मिनट की बात और है, 2-4 सवाल ऐसे करेंगे जिससे हम एक चीज पकड़ के ले जाएंगे अपने दिमाग में, और वहीं से कल का लेक्चर फिर चालू होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम प्रेजेंट। आंसर बताइए, आंसर चैट में लिख दीजिए कितना आएगा। इसका आंसर बता दो, फटाफट बता दो भाई, जल्दी से। टंग 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 टंग, फटाफट आंसर चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। आ गया है, आ गया है। भैया आज से पता नहीं 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। कैसे किया आप ध्यान से सुनना, कैसे किया सर? बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ Na एटम्स निकालना है ना, नंबर ऑफ Na एटम्स निकालना है तो मास ऑफ सैंपल लिखेंगे। मास ऑफ सैंपल के साथ उसका यूनिट भी लिखना है, किसमें दी हुई है, जो भी यूनिट है उसमें लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम लिखेंगे, मास ऑफ 1 एटम लिखेंगे। यही तो कर रहे हैं। हाँ तो कर दो ना, तो कर दिया ना। आंसर क्या आया? आंसर आ गया, मास ऑफ सैंपल आया 460 AMU और नीचे आ गया 23 AMU, क्योंकि एक सोडियम का यही होता है। इसका मतलब 20 एटम्स आ गए सोडियम के, यानी उस डब्बे के अंदर 20 एटम रहे होंगे। बहुत बढ़िया। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। अब बोल रहा है CO2 के कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे 1320 AMU सैंपल के अंदर। 1320 AMU सैंपल के अंदर CO2 के कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे? फटाफट फटाफट, रैपिड फायर यार, यूं तुम्हारी चुटकियों का काम है ये तो, यूं निकाल दोगे इनके आंसर। बहुत छोटी चीज है, हलवा चीज है ना, चम्मच लगाना खाना है बस। फटाफट फटाफट, जोश एकदम बढ़ चुका है, बच्चे फटाफट आंसर दिए जा रहे हैं, दे दनादन आंसर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर बता दे भैया, पुराने वाले का आ गया 20, इसका क्या आ रहा है तेरा? इसका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई। हाँ आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी, आ गया, आंसर आना चालू हो गए हैं, आंसर आना चालू हो गए हैं। ठीक है, चमक चुका है लोगों को। ठीक है भाई, अब एक CO2 का मास पता है ना तुझे? एक CO2 का मास पता है, मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल पता है, 1 CO2 मॉलिक्यूल। ये कैसे पता है? अरे मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही तो सीखे थे अभी कि 12 और 32, और 32 कैसे आया, 16 और 16 तो 44 AMU आया। तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितने आएंगे? अभी तो बताया था, टोटल मास डिवाइडेड बाय 1 मॉलिक्यूल का मास, तो ये 1320 AMU और एक का मास 44 AMU। AMU से AMU कैंसिल आउट हुआ, इसको डिवाइड करना, ये 3 बार कट जाएगा, तो 30 तुम्हारे CO2 के मॉलिक्यूल आ गए। 30 मॉलिक्यूल आए हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, 30 मॉलिक्यूल आए हैं। यानी कि एक सैंपल के अंदर CO2 के 30 मॉलिक्यूल हैं। अब मान लो मैं तुमसे यहीं से और सवाल बना देता हूं, बताओ यहां से कार्बन के एटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। ये एक और आगे सवाल बन जाता जो हम कल पढ़ा था, एटॉमिसिटी नाम की चीज हम पढ़ के आए थे। तो हम बोल देंगे कार्बन कितना होगा, एक में कितना, वो अलग डब्बे में बना के लिख लिया करो। एक में 1 कार्बन, ऑक्सीजन 2 है, तो बताइए 30 में कितने होंगे? 30 में 30 कार्बन होंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, 60 एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। हम एक एक चीज लिख सकते हैं इसके अंदर कि इस सैंपल के अंदर कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है। क्लियर बेटा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। सभी बच्चे एकदम अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है। अब देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन 540 AMU सैंपल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसका ए पार्ट है, ए के बाद बी पे भी चलेंगे। फटाफट सॉल्व कर दो इसको, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। दे दनादन सॉल्व कर दे दनादन। हाँ भाई, मजा आ रहा है ना भाई? आंसर आ रहे हैं ना फटाफट, बस आते रहने चाहिए ऐसे। ठीक है भाई, चलो आंसर इस पे आ जाओ, फटाफट ग्लूकोज पे आओ। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल है? तो ग्लूकोज का पहले खुद का एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? एक मॉलिक्यूल का मास है, पता होना चाहिए आपको। मुझे तो याद है 12 गुणा 6 प्लस 12 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 6 करते ही आ जाता है 180 AMU आ जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे? नंबर ऑफ C6H12O6 मॉलिक्यूल कितने आ गए? 3 आ गए सर, 3। 540 AMU, 180 AMU। AMU से AMU कैंसल आउट हो गया, 3 मॉलिक्यूल बच गए। अब वो पूछ रहा है 3 मॉलिक्यूल के अंदर
3 आ गए, खत्म। अब वो आपसे तेरे से पूछ लेता है आगे, इसी सैंपल में जो तूने 3 मॉलिक्यूल अभी निकाले थे, इसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है? कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है? कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है? ये भी आंसर दे दे। अब कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, फटाफट कर दे, फटाफट कर दे, फटाफट कर दे। कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है? हाउ मच कार्बन, हाउ मच हाइड्रोजन, नंबर बताने हैं, फटाफट बता। चीजें तुझे समझ में आ ही रही है, बहुत जल्दी, इजी है। हाँ भाई इजी ही है, चीजें बहुत इजी हैं, है ना? ठीक है, बस अपना आत्मविश्वास अच्छा रख। कहीं कोई सवाल नहीं बन रहा तो डर मत उससे कि डर गया तो अरे सर मुझसे तो चीजें सवाल नहीं बन रहे सर। नहीं बन, यही अच्छी चीज है कि नहीं बन रहे तो कम से कम पता चलता जा रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है ना? ठीक है, आंसर आ गए भाई, आंसर आ गए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो क्या हुआ यहाँ पर, 3 मॉलिक्यूल आए थे ना, याद करो। 3 मॉलिक्यूल आए किसके, 3 मॉलिक्यूल आए किसके, C6H12O6 के। ठीक है भाई, अब तेरे से क्या पूछ रहा है, तेरे से क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है इसमें कार्बन कितना है। हम तो सब बता देंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बता देंगे। तो कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन कितने आएंगे, 3 थे ना सर, 3 को 6 से गुणा कर दो, 18 आएंगे। क्योंकि एक में कितना ये पता होना चाहिए, एक में कितना, तो एक में कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन है 6, हाँ ऑक्सीजन भी है 6। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3 में 12 से गुणा कर देना, 36 आ जाएंगे। ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, 6 से गुणा कर देना, 3 को 6 से गुणा कर देना। क्लियर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये कर दो, ये वाला सवाल बहुत जोरदार है, ये करते ही चीजें थोड़ी सी अलग दिशा में जाएगी। ये वाला सवाल कर दो, करो फटाफट करो, एक बार फटाफट सॉल्व करो इसको। अब तुझे अंतर समझ में आने वाला है। ये बोल रहा है 12 AMU ले लिया तो कितने कार्बन है और 12 ग्राम ले लिया तो कितने कार्बन है। यहां से एक बहुत अच्छी थ्योरी आगे बढ़ने वाली है, हम उस पर आगे लैंड कर जाएंगे अभी। ठीक है भाई, हाँ जी, फटाफट फटाफट। सर बस प्लीज, बस अभी बस का तो कोई नाम ही नहीं होना चाहिए यार। अभी से कहाँ, अभी तो 1 घंटे 45 मिनट की ही क्लास है। हम तो मैराथन वाले हैं, मैराथन वाले। सुबह 4 बजे उठकर 7 बजे तक 8 बजे तक पढ़ने वाले लोग हैं, और शाम को भी 4-4-5 घंटे पढ़ने वाले हैं। ये तो अभी तो 1 घंटा 1.5 घंटा ही तो हुआ है यार, है ना? घबराओ मत, घबराओ मत। बहुत बढ़िया। अब देखो, कई बच्चे 1-1 दे रहे हैं यार। 1 कैसे हो सकता है, 12 AMU में भी 1 बता रहे हो, 12 ग्राम में भी 1 बता रहे हो। पहली बात तो ये बताओ, 12 AMU और 12 ग्राम सेम है क्या? 12 AMU और 12 ग्राम सेम है क्या? ऑब्वियसली नहीं सर। AMU को तो ग्राम में लिखते हैं तो ये तो बहुत छोटी यूनिट आती है, 1.66 10⁻²4। 12 ग्राम 12 AMU से बहुत 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 बड़ा है। 12 ग्राम तो बड़ा है बहुत, AMU तो बहुत छोटा है। समझ में आई बात? बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में आंसर निकालते हैं ए में कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए सैंपल का मास कितना है, 12 AMU। सैंपल का मास कितना है, क्योंकि ऊपर क्या लिखते हैं, सैंपल का मास, और नीचे क्या लिखते हो, नीचे क्या लिखते हो, एक एटम का मास। यही लिखते हैं ना नीचे, या एक स्पीशीज का मास। तो सैंपल का मास है 12 AMU और एक एटम का मास भी 12 AMU। तो AMU से AMU कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आया एक एटम, हमारे पास आया एक एटम। क्लियर? अब दूसरे पे चलते हैं, कई लोगों ने सही आंसर दे दिया है। बी वाले पार्ट पे चलते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आएंगे, ऊपर दिया है 12 ग्राम, नीचे दिया है 12 AMU। अब ये कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा। ग्राम से AMU थोड़ी ना उड़ा देंगे, ग्राम से AMU नहीं उड़ाएंगे। तो क्या होगा सर इसका वैल्यू? तो कोई बात नहीं बेटा, इसको 12 ग्राम ही लिख, इसको क्या लिख, इसको ग्राम में बदल, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अच्छा, तो अब तो 12 से 12 उड़ गया, हाँ उड़ गया। क्या बचा फिर ये बचा सर 1/1.66 इंटू 10⁻24। इसको निकाल के देख सर, इसको निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आती है
6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके ओके, इतने एटम्स आ रहे हैं? हाँ, इतने एटम्स आ रहे हैं सर। अच्छा, इसका मतलब 12 AMU में आ रहे हैं इतने एटम, और इसी को हम बोलते हैं मोल या एवोगाद्रो नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, Na बोलते हैं। Na एटम्स आ गए। ये बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? AMU में जितने एटम होते हैं, ग्राम में उतने मोल एटम होते हैं। समझ में आ गई बात? यही मोल होता है, याद हो हल्का फुल्का। एक मोल इसी को बोला जाता है। तो हम चाहे तो बोल देते एवोगाद्रो जितने नंबर हैं। एवोगाद्रो एक खतरनाक सा नंबर है। तो यहां क्या हो गया? एक एटम, यहां क्या आ गया? एक मोल एटम। समझ में आई बात? अभी आऊंगा मैं इसके ऊपर। अभी के लिए मुझे इतना सा समझ में आया है कि सर जब मैंने 1/AMU लिखा तो एक बड़ा सा नंबर आया, उसको अवोगाद्रो बोलते हैं। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि 1/AMU कर दो तो Na बन जाता है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, उल्टा कर दो तो 1/Na कर दो तो AMU बन जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अच्छा, AMU और 1 को Na को गुणा कर दो तो 1 ग्राम बन जाता है। ये बात समझ में आई? बस अभी छोटी छोटी ये बातें याद रखनी। और Na क्या होता है? Na ये बड़ा सा नंबर होता है। इसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये रिलेशन तुझे पता होने चाहिए। समझ में आई बात? यदि ये समझ में आ गया तो अगला सवाल तू खुद कर लेगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 320 AMU सैंपल ऑफ सल्फर एंड 320 ग्राम सैंपल ऑफ सल्फर। यदि ये तू कर देगा तो ये करने के बाद हम इस टॉपिक को बाय करके एवोगाद्रो नंबर और मोल पे जा रहे होंगे, और उसकी शुरुआत हम अगले लेक्चर में ही करेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब इससे पहले, इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे। तेरे को समझ में आ जाएंगी चीजें। अभी तेरे को चीजें समझ में आ जाएंगी। तो भाई कल वाले लेक्चर, मतलब कल का मतलब जो भी अगला लेक्चर आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अपने लिए, क्योंकि उसमें हम मोल पर जा चुके होंगे, एवोगाद्रो नंबर को समझ चुके होंगे, बहुत सारे सवाल करने वाले होंगे। हाँ, बस इसका जवाब दे दो। घर छोड़ रहा हूं सभी को, है ना? सब घर जाना आराम से। घर तो है ही, मतलब खाना वाना खाना, बिंदास रहना। हाँ जी, हाँ। तो देखो, मैं लिख देता हूं। यहां क्या करेंगे हम? यहाँ नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम बोल रहे होंगे गिवन मास 320 AMU और एक का मास सल्फर का होता है 32 AMU। तो सल्फर के एटम्स कितने आए? 10 एटम। सल्फर के एटम्स कितने आ गए? 10 एटम आ गए। लेकिन जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं इधर वाले केस में, दूसरे वाले केस में, तो ऊपर आएगा 320 ग्राम, नीचे आएगा 32 AMU। ग्राम तो ग्राम ही रहेगा, AMU को बदलना पड़ेगा ग्राम में। तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये तो हो गया 32 से, ये 10 बार कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब क्या बच गया? 10 बटा ये नंबर AMU लिख देता हूं मैं इसको। तो 1/AMU क्या होता है? Na। तो आंसर आया 10 Na, या 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। कल मैं इसी सवाल से शुरू करूंगा और समझाऊंगा चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज थिंग। इसके बाद मैं आपको होमवर्क पे ले चलता हूं कि होमवर्क क्या करना है अपने को, है ना? तो होमवर्क वाली स्लाइड पे आते हैं। होमवर्क के अंदर तुझे करनी है डीपीपी दी हुई है, वो करके आना है। जितने सवाल बन जाए कर लेना बिंदास होके, और किसी में डाउट आए तो इसका भी सॉल्यूशन अभी अपलोड हो जाएगा। क्लियर? ये करके आना है, बाकी रिवाइज करने हैं जितने भी लेक्चर तूने पढ़े हैं अभी तक। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय। कल की एक खास बात यह है कि तेरे लिए शनिवार को 4 से 5:30 बजे फिजिक्स की डाउट क्लास रहेगी, 6 से 7:30 बजे बॉटनी की क्लास रहेगी। स्कैन कर ले डाउट सॉल्यूशंस, तेरे जो भी तूने डाउट भरे थे ना, उन सबका समाधान कल मिलने वाला है। क्लियर? चलिए, पढ़ाई करते रहिए, मौज करते रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट FDs।